डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल इलनेस ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। ये उन लोगों के साथ भी बहुत होती हैं जो अच्छे और नाजुक दिल वाले होते हैं। लेकिन ये जिस किसी के साथ भी होता है, उसकी आजमाइश सिर्फ उस जैसा इंसान ही जानता है। आज के पॉडकास्ट से पहले मैं आप सब व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को बड़ी हमदर्दी से अप्रोच करें और एक ओपन माइंड से अप्रोच करें। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये ज़ाहिरी तौर पर अहमियत ज़्यादा नहीं रखती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बेर मिनिमम जितना हमसे हो सके हम सुनने को तैयार रहें। क्या पता हमारा सुनना ही खामोशी से किसी का बोझ हल्का कर दे। इस पॉडकास्ट में हम मशहूर मिस्टर इंडिया और आईएफबीबी प्रो मनोज पाटिल से बात करने जा रहे हैं। इनका बचपन मजबूरी और गरीबी की आंधियों में ही गुजरा। बचपन से ही नन्हे से मनोज ने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, दूध डिलीवर करना, गाड़ियों की सफाई करना, ऐसे कामों के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चालू किया। पतले से मनोज ने जिसने ख्वाब देखना ही नियामत समझी थी, उसका कहीं ना कहीं अपने लोकल जिम में ट्रेनिंग करने में दिल लग गया। फिर जितना इनसे हो सका उसमें इन्होंने अपनी बॉडी पे रिजल्ट्स देखे और उसी के साथ साथ इन्होंने शोहरत और इज्जत भी देखी लोगों के बीच में। बस यही करते करते बॉडी बिल्डिंग में 10 से ज़्यादा साल देने के बाद, एक फिनोमिनल फिजिक बनाने के बाद, कई सारे टाइटल्स जीतने के बाद, अपना नाम बनाने के बाद इनकी जिंदगी में एक रुकावट सी आ गई। जी हाँ, यही डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक तंदुरुस्त और खूबसूरत शरीर रखने वाले इंसान को भी खस्ता कर देती है। लेकिन भरोसा और विल पावर लेके ये आज एक बार फिर अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की जहद में लग चुके हैं। आज इस कॉन्वर्जेशन में हम मेंटल हेल्थ और उसके कुछ इफेक्ट्स पे ज्यादा गौर करने वाले हैं। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग सीन के बारे में भी हम मनोज के साथ कई सारे बातें करने वाले हैं जो होपफुली आपको पसंद आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, let's start the podcast. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट। मैंने जो इंट्रो देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा, तो वो इसके पहले प्ले होगा। स्पेशल एपिसोड है। मनोज भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? हाउ आर यू? Thank you, bhai. Thank you for all the love and support. You are doing great for the industry. You are doing great for the people of fitness. Like मैंने देखा बहुत सारे इंटरव्यूज आप लेते हो ऑलवेज और इट्स मोटिवेटिंग वीडियोस एक एथलीट के लिए अब पॉजिटिव रहना, एक एथलीट के लिए पॉजिटिव बातें करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला बंदे की बॉडी है तब जाके उसको इंस्पायर करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको दो चार प्यार की बातें भी बोलते हो तो आप बहुत इंस्पायर करते हो एथलीट्स को। So you are doing great job for whatever you are doing, and all the very best for the future. थैंक यू सो मच मनोज भाई। मैंने जो इंट्रो में आपके बारे में कहा, आई डोंट नो कि वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं, जो इससे पहले प्ले होगा, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग कि हु इज मनोज पाटिल टू यू? मतलब आपके लिए मनोज पाटिल कौन है? आप अगर थर्ड पर्सन हो, हाउ वुड यू से हु इज मनोज पाटिल? Like Manoj Patil for me is like very very poor लड़का। एक लड़का आता है एक छोटे फैमिली से, ठीक है। उसके लाइफ में कोई गोल्स नहीं होते, उसके लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं होते। वो एक साधारण से फैमिली में पैदा होने के बाद आप मतलब सोच सकते हो कि कितने बड़े ड्रीम दे सकते हैं हम लोग, नो। जिस जिस फैमिली में पैदा होने के बाद आपकी 10th तक की स्टडी होगी कि नहीं होगी ये भी आपको पता नहीं होता, फिर आप क्या ड्रीम दे सकते हो। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे मतलब हमारे टाइम पे जब मैं 90s का बॉर्न हूँ मैं, तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत भूत था कि सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर क्या बोलते हैं इंजीनियर बनना है जो बिल्डिंग बनाते हैं, राइट। तो अगर कोई बंदा वो पढ़ाई कर रहा है मतलब वो बहुत बड़ा बंदा है। लेकिन मेरे केस में इट्स अ डिफरेंट केस, मैं एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ। उसके बाद बहुत छोटे टाइम से, छोटे एज से उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन आ गई। तो मैं एक मनोज पाटिल को देखता हूँ तो मेरे सामने अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ तो मेरे लिए मनोज पाटिल इज अ हार्ड वर्किंग गाय, जिसने ऑलवेज हार्ड वर्क पे बिलीव किया है, नॉट की शॉर्टकट्स पे। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होंगे या बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा होता है जो उनकी लाइफ टर्न करता है, एक फाइनेंशियल वे से, या फिर बहुत सारे बॉडी बिल्डर होंगे जो आपको बताते होंगे कि यार ये बंदा मेरी लाइफ में आया तो उसने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक की, उसकी वजह से मैं लाइफ में बॉडी बिल्डिंग कर पाया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मनोज पाटिल केस इज वेरी डिफरेंट। उसके लाइफ में कोई गॉडफादर ना था ना अभी भी कोई है कि उसको एक जगह पे लेके गया और उसने बहुत सारी चीजें उसको दी और मनोज पाटिल बनाया। तो मनोज पाटिल के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक ही चीज मुझे
प्योरली दिखती है, वो एक हार्ड वर्किंग गाय जो एक छोटे घर में पैदा होने के बाद अभी वो लाइफ में इतना अचीव करने के बाद भी अभी भी उसके ड्रीम्स और उसके गोल्स बहुत बड़े हैं। मनोज भाई, दैट्स रियली वेल सेड। मैं जो आपने लास्ट पार्ट पे ये ड्रीम्स और गोल्स के बारे में कहा, इस पे हम थोड़े पॉडकास्ट में एंड में आएंगे, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव आपके जैसा इंसान एक तो फिजिकली एक स्पेसिमेन है ही, लेकिन मेंटली एक मुकाम पे खुद को रखना, एक स्टेटस पे खुद को रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। um, आपके लिए आपने फ़िटनेस में बहुत कुछ अचीव किया है, मनोज भाई। 10 इयर्स 2010 सॉरी 2010 से आपने कंपीटिंग की अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है। आपके लिए बॉडी बिल्डिंग क्या है? व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग टू यू? भाई बॉडी बिल्डिंग ने मुझे सब कुछ दिया है। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे बनाया। बॉडी बिल्डिंग ने आज मनोज पांडे का नाम बनाया। सो बॉडी बिल्डिंग इस लाइफ में महादेव को बहुत मानता हूँ। तो मेरे लिए महादेव से मतलब महादेव के ऊपर तो नहीं है, बट यस महादेव के बाद अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग है। तो मेरे लिए भगवान समान है बॉडी बिल्डिंग। लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करके कुछ नहीं मिलता, बॉडी बिल्डिंग करके आपका करियर नहीं बन सकता, बॉडी बिल्डिंग करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल आप सब होगा जब आप अपने बोलते हैं ना, अगर आपने आपको उस चीज में झोंक दोगे ना और आपको उस चीज की लगन लग जाती है ना कुछ चीज करने की, और एक चीज के ऊपर 100% आप जब फोकस करते हो ना, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपको मिलती है जो आपने कभी बिलीव नहीं की होगी। तो मेरे लाइफ के केस ऐसे है ना भाई, कि मैंने लाइफ में जहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई तब तक के यहाँ तक का सफर मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। मतलब मैंने कैसे किया है, कैसे हुआ मेरे साथ में, मेरे को भगवान ने कितना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने कितना मुझे मोटिवेट किया, उसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। नहीं तो मेरे जैसा बंदा जिस फैमिली में पैदा हुआ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस चौल से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस रेसिडेंस में रहता था मैं, जिस एरिया में रहता था, उस एरिया से इतना बड़ा आदमी बनना, एक मिस्टर इंडिया बनना, मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अभी मुझे लगता है। बट मैंने कैसे कर लिया ये भगवान जाने से। um, एक स्टॉल से, जैसे आपने बोला, मिस्टर इंडिया तक के मुकाम तक का पहुंचना, मतलब उस उस एरिया, मतलब उस लेवल के जब लोग, उस लेवल के, व्हेन आई से उस लेवल के, इन द सेंस कि जिन लोगों ने ख्वाब देखना ही बहुत बड़ी चीज़ समझी है, कि यार हम कभी ये ख्वाब देख भी सकते हैं, हमारे औकात के बाहर है, उन लोगों के लिए अचीव करना डेफिनेटली वो, वैसे लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उनको पैशन या सक्सेस मिली है, उनके लिए वो भगवान के बाद या ज़िंदगी का एक मकसद बन ही जाता है। सो आई डेफिनेटली एग्री विथ यू। अगर आपको लगता है, अगर लोगों को मनोज पाटिल के बिहाइंड द सीन्स पता होते, ठीक है, कि ये बॉडी बिल्डर है, हम इसको बहुत चाहते हैं, वी लव हिम, लेकिन अगर उनको बिहाइंड द सीन्स पता होते मनोज पाटिल के, क्या आपको लगता है कि लोगों को बॉडी बिल्डिंग, वो फिर भी चाहते बॉडी बिल्डर बनना? डू यू थिंक पीपल वुड स्टिल वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर? हाँ, बट जिस प्रकार से मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जिस प्रकार से मुझे कम्पीट करते करते भाई आज 12 से 13 साल हो गए। मैंने इनहांस बॉडी बिल्डिंग करते करते मुझे 9 से 10 साल हो गए। 9 साल हो गए, लिटरली 9 साल नहीं, 9-10 साल पकड़ लो। और आज तक टचवुड मेरी बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सिवाय मेरी बैक की इंजरी के और नी की इंजरी के। बैक की इंजरी मुझे स्क्वाट करते हुए हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जैसे मैं मुंबई प्रो शो के पहले प्रेप कर रहा था उसके लिए। मेरे 15 इयर्स के करियर में तो लाइफ की वो फर्स्ट इंजरी थी जो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक थी, और उसके वजह से मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था। तो बॉडी बिल्डिंग अगर मैं करता हूँ जिस प्रकार से मैंने बॉडी बिल्डिंग की है, जिस स्मार्ट वे से मैंने बॉडी बिल्डिंग की है, क्या चीज कब यूज करनी चाहिए, इस वे से बॉडी बिल्डिंग की है। कभी भी टाइटल्स के लिए मुझे टाइटल टाइटल जीतने हैं, इसके लिए मैं कुछ भी आराम शराम कुछ भी मेडिसिन यूज करना चालू कर दूं, या फिर अपने हार्ड वर्क को नेग्लेक्ट करके दूसरे चीजों पे ज्यादा प्रीफर हो जाऊं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर कोई भी बंदा बॉडी बिल्डिंग करना नहीं चाहेगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैंने ऑलवेज एक हार्ड वर्क को बहुत प्रायोरिटी दी है। मेरा मील का पैटर्न होता है, जो खाने का पैटर्न होता है, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, बट जो मेरा हार्ड वर्क का तरीका है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं ट्रेडमिल पे चढ़ जाता हूँ तो 2-2 घंटा ट्रेडमिल करते रहता हूँ। मैं कुछ देखता नहीं हूँ क्या कितने बजे है, क्या बजे है, उसके वर्कआउट करने लग जाता हूँ। तो मैं इतना माइंड से कनेक्शन से वर्कआउट करता हूँ, सब लोग देखते रहते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, यू नो। तो मेरी बॉडी बिल्डिंग अगर बिहाइंड द सीन आप देखोगे,
तो वेरी सेफ बॉडी बिल्डिंग है। ऑलवेज मैंने अपने ऑर्गन्स को, अपने पार्ट्स को, अपने सारी बॉडी के एक-एक स्किन को, मेरे स्किन के ऊपर आप देख सकते हो, कभी भी आपने स्किन के ऊपर, एक भी स्किन के ऊपर आपने एक दाना देखा नहीं होगा। मैं इतने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को एनहांस बॉडी बिल्डिंग करते-करते 10 साल हुआ है। ना मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब मैं एडमिट था, उस टाइम में मैंने सारे टेस्ट करवाए थे, जिसमें मेरे हार्ट का साइज़, किडनी का साइज़, सबके टेस्ट जो होते हैं, पूरा ईसीजी के साथ एवरीथिंग आई डिड। उसमें मेरा 20-25 हज़ार रुपए का खर्चा हुआ था। उसमें सारी टेस्ट आ गए थे। वो सारे टेस्ट के अंदर इट वाज़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जैसे एक नॉर्मल बंदे का होता है जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, उसके जैसा होता है वैसे ही मेरा है। तो मैंने इतना एनहांस करने के बाद भी अगर मेरे ऑर्गन्स अगर मुझे साथ दे रहे हैं और मैं आगे भी और 10 साल बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, तो मुझे लगा डेफिनिटली मेरे बिहाइंड द सीन्स देख के एवरीबॉडी, मतलब सब लोग चाहेंगे कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। बट अभी आपने देखा होगा थोड़ी चीज़ें कि थोड़े बॉडी बिल्डर्स हैं कि ये लेने की वजह से इनकी मौत हो गई या ये लेने की वजह से, तो वो चीज़ सुन के मुझे बहुत दर्द होता है कि हम जिस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उस प्रकार से अगर सब बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो किसी को कुछ नहीं होगा। वाह! वाह! दैट्स रियली पावरफुल। तो मतलब आप एक सेंसिबल वे में आप कहते हो कि आप अपने बॉडी बिल्डिंग के लाइफ़स्टाइल को आप जीते हो। और आपने सेंसिबल। आपने बोलते-बोलते ज़रा आपने बाइसेप्स दिखा लिया, अपने मिस्टर बाइसेप्स आपको बुलाते हैं। सो आई लाइक व्हाट्स दैट नया टैटू बनाया आपने आई गेस इज़ इट स्कॉर्पियो? या स्कॉर्पियो, जब मेरी इंजरी हुई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में था तो आई एम अ स्कॉर्पियो, लाइक मैं, मेरे जो बॉर्न साइन है वो स्कॉर्पियो है। तो मैं बहुत डीमोटिवेट था। तो मतलब मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए, अब लोगों को क्या लगता होगा पता है कि मनोज पाटिल इतना ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तो उसको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? लेकिन एवरी पर्सन को मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे बैठा था तो मैंने सोचा यार मुझे प्रेप स्टार्ट करनी है और मैं बैक की इंजरी से रिकवर हो रहा था। तो मैंने बोला यार मुझे मोटिवेशन चाहिए, कुछ तो बनाऊँ जो मुझे मोटिवेट करे। तो फिर मैंने ये स्कॉर्पियो बनाया। तो उसका मीनिंग ये है कि स्कॉर्पियो, द रियल स्कॉर्पियो कमिंग आउट फ्रॉम माय बॉडी राइट नाउ। तो इट्स मेरे बॉडी से निकल के वो ऐसे मेरे बाइसेप से निकल के बाहर जाएगा टुवर्ड्स सक्सेस। भाई वो स्कॉर्पियो बहुत लोगों को डसने वाला है अभी स्टेज पे हाँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है ना कि मतलब मुझे खुद को मोटिवेट करना था और मुझे बताना है लोगों को कि यस, मैं जो 2016 में मनोज पाटिल था, वो आज मैं वही हूँ, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ब्यूटीफुल मनोज भाई आपको क्या लगता है बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट पे आते हैं जनरली इन जनरल बॉडी बिल्डिंग की फ्यूचर आपको क्या दिख रही है और इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री की आपको फ्यूचर क्या दिख रही है इफ यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट गए साल, गए 10 साल की बात करेंगे अपन पीछे वाले, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम पे लिटरली इट वाज़ वेरी टफ। इट वाज़ वेरी टफ टू सी कि बॉडी बिल्डिंग का भी कोई फ्यूचर हो सकता है। जैसे आपने बोला ना कि बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल जब पहले मैंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की ना, तो एवरी पेरेंट्स मुझे देखने के बाद ये बोलेंगे भाई मत कर, तू बॉडी बिल्डिंग मत कर, क्योंकि तू बॉडी बिल्डिंग करने के बाद तुझे मिलना कितना है, ₹700, ₹800 या ₹1000 मैक्स। मुंबई के अंदर हम लोग कॉम्पिटिशन खेलते थे, तो मेरी 4th प्लेस आती थी, 3rd प्लेस आती थी, 2nd प्लेस आती थी, 1st प्लेस। 1st प्लेस पे ₹2000, 2nd पे ₹1500, 3rd पे ₹1200, 4th पे ₹1000 और 5th पे ₹800। ये इतने मिलते थे हमको। अब उसमें ग्रुप में लड़के लोग होते थे 10 से 12। 10-12 में से टॉप 5 में आना है। टॉप 5 में आने के बाद उतना प्लेसमेंट मिलेगा, तो काहे का प्रोटीन पिएँगे, काहे का अंडे खाएँगे। बट टच वुड, आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जेनेटिक इतने अच्छे हैं कि मुझे दाल-चावल खा के भी मैं स्टेज पे कम्पीट करता था एंड आई यूज्ड टू गेट 3rd प्लेस, 4th प्लेस दैट टाइम। तो उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी टफ और उस टाइम पे पैसे कमाने का ज़रिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था। लेकिन अभी 10 साल में आगे निकल आया हूँ और 10 साल में देख रहा हूँ मैं भाई, बॉडी बिल्डिंग इज़ कंप्लीटली चेंज। इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊँगा 200 से लेके 400% एक्स्ट्रा, लाइक ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुँची है, लड़कों तक पहुँची है, यंगस्टर्स तक पहुँची है, सबको बॉडी बनानी है। और मुझे लगता है कि इसका जो परसेंटेज है, आने वाले 5 साल में और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड था, वो स्टार्टिंग से ही अच्छा था। बट उसमें भी ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा हुई है, जस्ट बिकॉज़ इंडिया के अंदर जो लोग अवेयर हो रहे हैं फिटनेस के लिए, वो कहीं न कहीं जाके इंटरनेशनल मार्केट को और ज़्यादा बड़ा कर रही है। आपका जो लास्ट पॉइंट ये था कि जो इंडियन लोगों की वजह से इंडियन एथलीट्स स्पेशली इनकी वजह से बाहर के मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे एथलीट्स या
सो ये पॉइंट पे आप थोड़ा और अगर इलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज़ मेरा एक मानना है कि आई रिस्पेक्ट एवरी प्रो इन जनरल, सारे एथलीट्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग जो लोग वो 2015 या 2018 के पहले जो प्रो बने ना, मतलब जब लाइक जिस एक या दो लोग जो पहले बने थे, जब मतलब इट वाज स्टिल लाइक किसी ने अचीव नहीं किया था, बहुत ज़्यादा रेयर था। उनके लिए मुझे एक अलग प्लेस है, मतलब एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है, स्पेशली जब ऐसे शोज में जीतना, प्रो कार्ड लाइक 600 कॉम्पिटिटर, 700 शेरू क्लासिक हो। तो आपका क्या कहना है कि ये एक्सेसिबिलिटी जो हम देसी लोगों को मिली है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के साथ, आईएफबीबी के साथ, जो यहाँ पे शोज कंडक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, और आपको क्या लगता है कि इसकी जो ग्रोथ है इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है? इज इट सप्लीमेंट्स, इट स्पॉन्सर्स, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मैं आपको बताऊँ, अपना देश सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है? अभी हमने चाइना को भी बीट कर दिया, राइट? अभी वी आर नंबर 1। नंबर 1 तो ऐसे नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के मामले में, हमें कम ही रहना है। जब इतनी पॉपुलेशन होती है, तब उसका अगर 1% भी, अगर 10% लोग भी अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आप देखो ह्यूज अमाउंट है। हमारी इंडिया का एक छोटा-सा स्टेट उठा के देख लो आप, उसके अंदर जितनी पॉपुलेशन है, वो एक कंट्री के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। आप यूपी की पॉपुलेशन देख लो, यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, ठीक है? उतनी पाकिस्तान की भी नहीं है, उतनी एक यूरोप की कंट्री की भी नहीं है। मैं यूरोप में जाके आया हूँ, मैं यूरोप में गया हूँ, मैं स्पेन में गया हूँ, मैं पोर्तुगल में गया हूँ। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन भी 18 लाख 17 लाख है। आप समझ रहे हो? तो अगर इंडिया में 10% लोग भी अगर अवेयर है फिटनेस के लिए, इसके पहले मैं जैसे आपको बताया कि पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे, तो इसीलिए हमारे पास प्रो कार्ड बहुत कम थे। प्रो कार्ड की वैल्यू नहीं पता थी, बट इसके पहले हमारे पास 56, 57 मिस्टर इंडिया बने। तो हमारी ऐसे नहीं कि बॉडी बिल्डिंग हमारे पास इंडिया में हो नहीं रही थी, लेकिन हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे, जो पुराने हमारे एथलीट्स थे, जो प्रेमचंद सर हो गए, या फिर प्रसाद कुमार सर हो गए, या फिर सुहास दादा हो गए, संग्राम दादा हो गए, जितने भी हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर है, उनको वे नहीं पता था कि हाउ टू बी अ आईएफबीबी प्रो कार्ड होल्डर। मतलब अगर आईएफबीबी प्रो कार्ड आज जैसे अपने इंडिया में मिल रहे, अगर 15 साल पहले होते, तो मुझे लगता है कि आज ओलंपिया के स्टेज पे कम से कम 15 लोग इंडियन दिखते हैं, राइट? तो ये चीज है कि हमारे पास एक वे नहीं था। जब हम जब प्रो कार्ड जीते, तब मैं जब प्रो कार्ड जीता, 700 लोग स्टेज पे थे, सारे कैटेगरीज में। उसमें 7 कैटेगरीज थी, उसमें मेरे कैटेगरीज में 89 लोग थे, और बाकी के कैटेगरीज में आप पकड़ लो 60-60 लोग। मतलब आप टोटल पकड़ लो 500 लोग, पकड़ लो 500 से मैं एक प्रो कार्ड विनर था, राइट? तो उस टाइम पे एक प्रो कार्ड मिलता था, वो भी ईयर में दो। तो 1917 18 में प्रो कार्ड आया, 19 में टिक प्रो कार्ड आया, फिर 2020 से उन्होंने प्रो कार्ड बढ़ा दिया है, जो हर कैटेगरी में 3-3 कर दिया। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना, कि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। अब इंडियन मार्केट जो है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे कंज़्यूम होता है, इतना ज़्यादा लेवल पे इक्विपमेंट यहाँ पे सेल होता है, इतने ज़्यादा लेवल पे अपने पास इतनी रिसोर्स है। आप देखते हो, आपको लगता होगा सारी चीज़ें, सारी अच्छी जिम्स यूएस में ही है, नहीं, इंडिया में भी है। इंडिया में भी बहुत इक्विपमेंट है, जो अपनी कंपनीज़ कमा के आज ग्रो कर रही है फ्यूचर ना। तो इंडिया बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो यही चीज़ यूएस के जो लोग बैठे हैं, यूएस में लोग बैठे हैं, उनको भी पता है कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, और बहुत तगड़ा मार्केट। इंडिया को अभी आप मैप, बॉडी बिल्डिंग के मैप से थोड़ा दूर करना छोड़ दो, उसको अंदर लेना स्टार्ट कर दो। पहले 54 इयर्स इंडिया बॉडी बिल्डिंग के आईएफबीबी के मैप से ऑलवेज आउट था। नहीं हमारे पास आईएफबी प्रो कार्ड था, नहीं हमारे पास कुछ था, नहीं हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाते थे बाहर, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है स्पेन में, या कभी उधर या उधर। एशिया में चैंपियनशिप पहले होते नहीं थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आज इतने चैंपियनशिप हो रहे हैं, तो दिख रहा है कि टैलेंट हर उभर उभर के इंडिया से आ रहा है, और इंडिया के अंदर पैसा बहुत है। देखो टैलेंट की तो बात है ही नंबर 1, बट पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। हमारे कितने सारे ब्रांड्स आज ओलंपिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और कितने सारे आने वाले ब्रांड्स भी स्पॉन्सर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल मार्केट पे इंडिया के वजह से एक और फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए एक ग्रोथ होती है ना, वो डबल हो गई है।
इंडिया का जो पीछे से उसको जो सपोर्ट मिला है ना, उससे बॉडी बिल्डिंग ऐसे हो गई है। क्यों पहले 2-3 साल पहले ओलंपिया में प्राइज़ मनी कम मिलता था। आज इतना इतना पैसा कैसे मिल रहा है? आज अपना हरी चूपान को 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिला। वो पहले 5 साल पहले नहीं मिलता था। वो 1 करोड़ तक सीमित था। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ब्रांड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडिया का एक एक वेव है इंडिया की, जो वहाँ तक जा रही है। और मुझे लगता है डेफिनिटली 5 साल में मेंस फिजिक हो या बॉडी बिल्डिंग हो, क्लासिक हो, हम लोग धीरे-धीरे चीज़ें अचीव करेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स हो, हमारे एथलीट्स हो, हमारे एवरीबॉडी लाइक हमारे ऑफिशियल्स, जैसे हमारे ऑफिशियल्स अब इंडिया से कोई ऑफिशियल ओलंपिया के जज पे नहीं बैठता पैनल पे। लेकिन डेफिनिटली 3 साल में हमारा एक ओलंपियन जज भी दिखेगा। वाओ, दैट्स रियली बोल्ड क्लेम्स एंड आई थिंक मतलब बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कभी कभी इट्स क्रेजी टू थिंक, प्रेमचंद डेगरा वो टाइम पे पता नहीं क्या अकेले गए होंगे बाहर compete करने। क्या मतलब फील क्या किया होगा बंदे ने, लाइक क्या आस लेके गया होगा वो कि मैं compete करूंगा, एंड एट दैट लेवल की आज भी मतलब लोग बस सोचते हैं कि क्योंकि रिसेंट टाइम में भी इफ लेट्स से संग्राम सर के टाइम पे या मतलब सुहास सर के टाइम पे, यू रीसेंट बॉडी बिल्डर्स के टाइम पे भी वो इतना इनएक्सेसिबल नहीं था जितना वो प्रेमचंद सर के टाइम पे था, तो या मैन डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर था। इफ आई कंपेयर इंडिया टू अ कंट्री, मतलब इन द सेंस कि बॉडी बिल्डिंग के टर्म्स में सबसे करीब कंट्री जो इससे पहले जा रही है सिमिलर टू इंडिया, आई वुड से ब्राजील। इतने सारे एथलीट्स, इतने सारे और उनके भी सप्लीमेंट कंपनीज अभी जा रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं। सो डेफिनेटली पॉपुलेशन का जो आपने ये पॉइंट डाला, इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस इन मेनी वेज, कि हम ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं इसके बारे में और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट भी ले पा रहे हैं इसके अंदर। um, मनोज भाई, हाउ हैज लाइफ आपके लिए लाइफ प्रो बनने के बाद चेंज कैसे हुई है? हाउ डज लाइफ चेंज आफ्टर बिकमिंग अ प्रो बॉडी बिल्डर, आईएफबीबी प्रो? लिटरली आपको बताऊँ तो मेरी लाइफ आईएफबी प्रो कार्ड बनने के बाद चेंज हुई नहीं। आईएफबीबी का जो प्रो कार्ड का जो सफर था, वो विनर का जो टैग था, वो डेफिनेटली श्योर शॉट मुझे ये बनाता था कि आई एम आईएफबीबी प्रो कार्ड होल्डर। आई एम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का जो फेडरेशन है उसका प्रोफेशनल एथलीट में बन चुका हूँ। अब मुझे ओलंपिया का जो सपना है, जो मेरा ड्रीम है, ओलंपिया का जो मेरे स्टेप्स है, वो कहीं ना कहीं मेरे फुलफिल होने होते हैं। तो लाइफ में आईएफबीबी प्रो कार्ड बनने के बाद मेरी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए। बट जब मैं 2016 के अंदर मिस्टर इंडिया जीता था, उस टाइम पे मेरी लाइफ लिटरली पलट गई थी। 2015 के बाद पहले का मेंस फिजिक और 2016 के बाद का मेंस फिजिक, यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ मेंस फिजिक के दो साइड्स थे। जो पहले 2016 में था, वो उसमें बहुत लीन बॉडी चाहिए या फिर ज्यादा बल्की बॉडी नहीं चाहिए या फिर उसके बाद ज्यादा बड़े बड़े शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा सब ट्रेंड चलता था। बट 2016 के बाद जब मैं विनर बना, तो मैं एक विनर एज ऐसी बॉडी लेके आया था जिसकी प्रॉपर बैक थी, प्रॉपर शोल्डर थे, प्रॉपर चेस्ट डेवलप थी, जिसका प्रॉपर कोर डेवलप था। तो एक ऐसा जब बंदा जब आया जीत के ना, तो उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया में 2016 के बाद से ही एक न्यू ट्रेंड चला गया था कि कि अगर मेंस फिजिक की बॉडी अगर किसी जैसी हो, तो मुझे लगता है कि मनोज पाटिल जैसी हो। तो एक चीज वो थी, और उस चीज ने मुझे डेफिनेटली मेरे लाइफ का जो एक बोलते हैं ना लाइफ का एक पन्ना था, वो ऐसे पलट दिया था, जिससे मेरे लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई। लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे एज ए मोटिवेशन रखने लगे। उसके बाद सपोर्ट्स मिला, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग मुझसे जुड़े। तो मुझे लगता है कि 2016 का जो मिस्टर इंडिया था, उसने मेरा लाइफ पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। सो द बिगर पॉइंट ऑफ चेंज आपकी लाइफ में मिस्टर इंडिया जीतने के बाद हुआ। और तब क्या आपको ऐसा लगा कि मिस्टर इंडिया हो गया है, यू फेल्ट दैट अब प्रो कार्ड तो अब हो जाएगा, डिड यू फील लाइक, डिड दैट गिव यू कॉन्फिडेंस मिस्टर इंडिया जीतने के बाद? मैं आपको बताऊँ, अगर 2010 के अंदर से लेके 2020 तक का अगर अपने इंडिया में प्रो कार्ड इज़िली एक्सेसिबल होता, जैसे आज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे 2012 या 13, 14 में, 15 में ही प्रो कार्ड मिलना चाहिए था। जिस प्रकार से हमें अगर गाइडेंस मिलती है। मैं क्या था कि हमारा जो गेम था मेंस फिजिक का, वो आया 2013 में।
14 में मिस्टर इंडिया स्टार्ट हुआ, 15 में मिस्टर इंडिया हुआ, तब तक एकदम लीन बंदे को लेते थे या फिर पतली बॉडीज के लेते थे जो मॉडल टाइप फिजिक होते थे, उनको बोलते थे स्पोर्ट्स फिजिक, मेन स्पोर्ट्स फिजिक बोलते थे। उसके बाद 2016 में मेरे पास मसल मास की पहले कोई कमी नहीं थी, तो आज भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत अपने आप को डाइट को काट के सब कुछ काट के मैंने बहुत रिप बॉडी लेके जाने को ट्राई किया। उसके बाद भी लेकिन क्या होता है जेनेटिकली जो चीजें होती है, जो ब्रॉड शोल्डर्स है या फिर ब्रॉड आर्म्स है, वो जेनेटिकली जो चीज अगर आपके पास बहुत ज्यादा है ना, उसको आप कम नहीं कर सकते, कितना भी आप कर लो, कितना भी आप डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी जाती नहीं, जेनेटिकली दिखता ही है। तो 2016 में जो मेंस फिजिक का जो मिस्टर इंडिया हुआ था ना, उसके बाद जो सारी चीजें चेंज हुई, मुझे लगता है कि उसके बाद भी 2016 के मिस्टर इंडिया के बाद मुझे 2 साल 3 साल मुझे लग गए प्रो कार्ड जीतने के लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज 2017 में भी अमेचर ओलंपिया फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, और उसके पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर की कंट्री में जाके कम्पीट करूं। तो 2017 में ओलंपिया फर्स्ट टाइम हुआ, उसमें आपने देखा होगा बहुत गड़बड़ हो गई थी। मिस्टर इंडिया मिस्टर ओलंपिया हुआ था अमेचर, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी जजिंग पैनल को लेके। उसके बाद फिर आईएफबीबी ने, जिम मेनन सर ने उनको हटा दिया था फेडरेशन से। फिर उसके बाद 2018 आया, 2018 में मैंने शेरू क्लासिक खेला लुधियाना वाला, फिर दिल्ली में एक चैंपियनशिप हुई। उसके बाद फिर दिसंबर में मैं एमेचर ओलंपिया इटली खेला, एमेचर ओलंपिया मुंबई खेला, उसमें मुझे सिल्वर मेडल लगा, यहाँ पे सिल्वर मेडल रखा हुआ है। तो एक एक पॉइंट से मैं रह रहा था। उसके बाद फिर 2019 आया, 19 के अंदर भी मैंने फुल प्रेप स्टार्ट किया। मैंने बोला अभी अभी तो करना ही है, बिकॉज मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मैं प्रो कार्ड पे अटक रहा था, और मुझे मालूम है मुझे प्रो कार्ड जीतना इज वेरी नेसेसरी टू गो टू ओलंपिया स्टेज। तो उसके बाद फिर मैंने चाइना में जाके कंपटीशन खेला, अमेचर ओलंपिया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, फिर मैं फाइनली दिल्ली में वो प्रो कार्ड जीत लिया। तो वो प्रो कार्ड जीतना, वो जीतने का सफर था ना, वो बहुत लंबा चला गया। वो प्रो कार्ड अगर 2015-16 में हम लोग जीत जाते ना, तो मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर और मेंस फिजिक का फ्यूचर और सारे एथलीट्स का फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट होता। और ओलंपिया में आज अपने पास ओनली भुवन भाई स्टैंड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि भुवन भाई के साथ में और 3-4 एथलीट होते जो ओलंपिया में स्टैंड करते हैं उनके साथ। वाह मनोज भाई, आई एक्चुअली अग्री ऑन दैट पॉइंट कि जो वो क्रिटिकल टाइम थे, वो 2 साल जो आप कह रहे थे बिटवीन हम्म हम्म 2014 एंड 2017, वो टाइम में एग्जैक्टली। बहुत कुछ बदल सकता था। एंड स्पेशली क्योंकि जो मेंस फिजिक की जो डायरेक्शन है, क्योंकि तब ऐसे बड़े बल्कि फिजिक्स नहीं चाहिए थे मेंस फिजिक में भी, बिकॉज इट वाज स्टिल दैट सेम मॉडल टाइप लुक एंड लीनर मेंस फिजिक। तो एग्जैक्टली आई फील, एग्जैक्टली। और तब हमारे हमारे बॉडी टाइप जो है, देसी बॉडी टाइप्स, हम ज्यादा साइज कैरी करने के लिए नहीं बने हैं। मतलब आप तो एक्सेप्शन हो मतलब आई एम सेइंग नॉर्मली, मतलब हम जैसे लोग तो लाइक हम ज्यादा साइज कैरी नहीं कर पाते। सो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही एस्थेटिक्स हो जाता है। जैसे एस्थेटिक्स। डेविड लेड है, ऐसे लोग हैं, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ गुड फ्यूचर। लेकिन शायद ऊपर वाले की किस्मत में कुछ और था। सो बट या आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट कि वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट हो सकता था, टर्निंग पॉइंट इंडस्ट्री के लिए। एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल आपसे मनोज भाई ये है कि यू आर फिजिकली, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स देसी बॉडी बिल्डिंग ने कभी प्रोड्यूस भी की होगी। मतलब आप हो उस हिस्ट्री बुक्स में आप जाओगे। क्या आप अपने आप को मेंटली भी उसी सेम स्पॉट पे रखोगे जितना आप फिजिकली हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेंटल फिटनेस वर्सेस फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस बोथ इज अपोजिट साइड्स। मतलब अगर अगर सूरज यहाँ पे है तो चांद यहाँ पे है ना, तो उनका कभी मिलन नहीं होता। लेकिन इस चीज को मिलन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक नेसेसरी। हम सूरज को और चांद को एक साथ तो ला नहीं सकते, राइट? तो दोनों के बीच में कभी ना कभी डिस्टेंस तो हो सकता है, लेकिन उस डिस्टेंस को हम लोग कम कर सकते हैं। जो जो बंदा जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो इतना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होता है, या फिर वो 100 किलो का डंबल से चेस्ट प्रेस कर देगा, या 100 किलो से वो शोल्डर प्रेस कर देगा। लेकिन वो इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि अगर उसको कोई चीज, कोई कमेंट भी कर दे ना इंस्टाग्राम पे गलत, तो जाके रो देगा, या फिर ऐसे कोई गलत स्टेप उठा लेगा जो उसको बहुत ज्यादा गंदी लग सकती है, या फिर वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज लग सकती है। ये चीज मेरे साथ में हुई है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नाउ आई कैन से टोटली कि आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन राइट नाउ। अगर मुझे आज अगर कोई भी बंदा अगर टॉर्चर करता है या फिर करता है, मैं उसके हंस के जवाब देता हूँ। मैं बोला भाई वेरी गुड, क्या मिल गया तुझे?
कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, कल ही वायरल हुआ था, जिसमें मैं जो बीमार हुआ था अभी, जब मैं व्हीलचेयर पे था और मुझे डॉक्टर लेके जा रहे थे, तो उसपे एक बंदे ने वीडियो बनाया कि कि मैं एक अच्छा लड़का था और मैं चला गया, ऐसा उसने वीडियो बनाया। तो उसने मुझे लिटरली मार दिया। एक टाइम था थोड़े दिन पहले, रहमान भाई को हमने बचाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। आई वाज़ प्रेइंग फॉर हिम कि बच जाए, बच जाए, बच जाए। बट वो लिटरली हमसे हमारे पास से चले गए। लेकिन आज एक बंदा जिंदा होने के बाद भी हम उसको मार रहे हैं और उसको डेथ बता रहे हैं कि हाँ हाँ भाई ये बंदा अच्छा था, ये मर गया। तो हमें एज अ पर्सन, आप सोचो कि वो बंदे को, उसके बंदे का माइंडसेट क्या होगा, कि उसको क्या तरीके से किसी ने ट्रेंड किया होगा या बताया होगा या फिर उसको हेड उस बंदे के अंदर डाला होगा, कि वो एक बंदे को, जो मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, ना ही वो मुझे कभी मिला होगा, ना ही मैं कभी उसको मिला हूँगा, लेकिन वो, उसके अंदर इतनी डेयरिंग है कि वो मुझे मार सकता है, लाइक वो मुझे सोशल मीडिया पे लोगों को बता सकता है कि ये मर चुका है। तो अब इस चीज़ से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट 2 साल पहले, 1 साल पहले लाइफ़ में मेरे इस चीज़ों को लेके ना मैंने बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुज़रा हूँ मैं, लाइक 2 साल मेरी लाइफ़ के बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुज़रे हैं। उसके अंदर आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हुई, वो तो मुझे फिर से एक बार रिपीट नहीं करनी। बट बट बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डर्स को, जैसे मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, अगर मुझे कोई कुछ चीज़ बोलता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचता था पहले ना, कि अरे मैंने क्या कर दिया इसका? समझो आपने मुझे कोई गाली दे दी फेक अकाउंट से, तो मैं सोचता हूँ यार क्या हुआ है? मैंने ऐसा क्यों, क्या कर दिया जो मुझे गंदा गाली दे रहा है? तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, मैं रोता था कि यार मैं ऐसा गलत क्या कर रहा हूँ कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हर एक एथलीट को, देखो आपके पास अगर 100 लोग प्यार करने वाले होंगे ना, तो आपको 1 बंदा या फिर 10 लोग आपको गाली देने वाले ज़रूर मिलेंगे। तो आपको वो 10 लोगों पे फ़ोकस नहीं करना है, आपको 100 लोगों पे फ़ोकस करना है। अगर आपका फ़ोकस वो 10 लोगों पे जाता भी है ना, तो आप उनको, अपने आप को ये बताओ कि यार ये बंदा कितना पीटी है, ये बंदा कितना बेचारा है कि इसके पास कुछ काम नहीं है और दूसरे के लाइफ़ में जाके, झाँक के उसके लाइफ़ में उसको डिमोटिवेट करना चाहता है। तो उस चीज़ को आप अगर हँस के छोड़ दोगे ना, या फिर आप उसको रिएक्शन देना छोड़ दोगे ना, डेफिनिटली मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ें 2 साल में मैंने सीखी है और नाउ आई कैन से आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग। और सारे जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, मैं सबको यही गाइड करना चाहता हूँ कि जितना हम लोग फिज़िकली स्ट्रांग रहते हैं, उतना हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी बड़ी होती है, लेकिन हमारा हार्ट उतना छोटा है। बीइंग अ बॉडी बिल्डर, एक मैं बात बता रहा हूँ, मुझे मालूम है 90% बॉडी बिल्डर ऐसे ही होते हैं। तो उनको छोटी सी बात कोई बोल दे तो इतना टेंशन ले लेंगे, बैठ जाएँगे, रोएँगे। क्योंकि मैंने वो सब कुछ चीज़ें की है। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो आप ये बोल दो उसको कि उसकी परवरिश में प्रॉब्लम है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। Mahesh bhai, I'm so proud of you, man, because I face something similar too. And मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना अच्छे लोगों के साथ होता है, पीपल हु आर गुड एट हार्ट ना, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि चाहे कोई भी, अगर अगर मान लो डिक्टेटर भी आके बोलेगा ना, तुम्हें गाली देगा ना, you will still think in your mind कि man ये मैंने इसका क्या बिगाड़ा, and I think it happens to good people, and I am so proud of you because it's not easy किसी के लिए भी, अगर हमारे viewers भी देख रहे हैं, somebody is suffering mentally, it is very difficult. मैं purposely उस topic में dive in नहीं करना चाहता because I don't know if you're okay talking about it or no. नहीं, नहीं, आई एम But अभी मिर्ज़ा भाई, मैं ऐसा भी पर्सन बन गया हूँ ना, जिससे मुझे अभी नेगेटिविटी फैलाने से या फिर मुझे कुछ बोलने से ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज़ मैंने इतना झेला है ना, मैंने इतना झेला है 2 साल में, और लिटरली मैंने लाइफ़ का बैड फेज़ देखा है। मेरे फैमिली ने सफ़र किया है, मेरे लव वन्स ने सफ़र किया है, मेरे फ्रेंड्स ने सफ़र किया है, मेरे लोगों ने सफ़र किया है, जो मेरे प्यार करने वाले मेरे फॉलोअर्स भाई हैं, उन्होंने सफ़र किया है, सबने सफ़र किया है, तो मुझे अभी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कल एक बंदे ने मुझे बोला कि एग्ज़ाम्पल आपको कल का दे रहा हूँ, कल मुझे बोला यार चलो भाई यार बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको इसने तो लिटरली ऐसा कर दिया कि डेथ हो गई आपकी, हम लोग जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है पुलिस उस पे एक्शन लेगी भी नहीं। तो आप छोड़ दो, आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप उस बंदे को जाके मैसेज भी मत करना, गाली भी मत देना, कुछ नहीं देगा। मैं बोला ऊपर महादेव बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। जब वो ऊपर बैठे हैं और आप जब अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वो बंदे ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा-वैसा ये वो। तो मैंने बोला कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ना कुछ बोलना, ना ही आप उसको गालियाँ देना, क्योंकि गालियाँ दोगे तो
कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। उसको लाइफ में उसका काम है, उसको कहीं न कहीं जाके उसको एक दिन रिग्रेट होगा कि उसने गलत काम किया है। मैंने बोला सबके लाइफ का कर्मा होता है, जैसे आप करते हो वैसे आप भरते हो। आपको आपकी छुट्टी नहीं होती है, आप जो भी गलत काम करोगे आपका इधर ही जाके आपको खत्म करना है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपको खत्म होना है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम जब बच्चे होते हैं, तो हमारी माँ ऐसे लेके घूमती है हमको, राइट? तो उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम बड़े होते-होते हमने लाइफ में हमारे माँ-बाप को कैसे पाला है या फिर हमने अपने माँ-बाप की कैसे परवरिश की है, वो जाके फिर हम जब बुढ़ापे में आते हैं, तो वही चीज़ हमने अगर हमारे माँ-बाप के साथ में गलत किया है ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ में गलत करते हैं। तो ये बोलते हैं ना, नेचर का नियम है कि आप अपने गुड टाइम पे कैसे कर रहे हो। जब आपका गुड टाइम था, तो आपने लोगों को कितना हेल्प की, आपने लोगों के लिए आपने कितना अच्छा सोचा। जब आपका बैड टाइम चालू होगा, तो वही चीज़ जो आपने की थी अच्छी, वो आपके साथ घूम के आएगी। यू नो? राइट मनोज भाई, थैंक यू सो मच आप ये एस्पेक्ट अपना शेयर करने के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं चाहता था कि बॉडी बिल्डिंग भी हो बट वी लर्न सम थिंग्स अबाउट माइंड, मेंटालिटी, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट मेंटल स्ट्रेस, स्पेशली फ्रॉम समवन जैसे आपकी तरह हो जिसने ये चीज़ गो थ्रू की है, और वो जाहिर सी बात है वो दिखता है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने इससे टेक अवे किया कि दिस हैपन्स टू गुड पीपल, और कभी कभी जब मेंटली इतना डाउन हो जाता है इंसान, यू कांट एक्सपेक्ट दोज पीपल टू अंडरस्टैंड, यू नीड समबडी टू टॉक टू, आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो, यू नो, जिसको आप बस जो बस आपकी सुने, यू नो। इसीलिए थेरेपिस्ट इतने इंपॉर्टेंट हो गए आज के दिन में। सम ऑफ द टॉप पेइंग जॉब्स, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग छोड़ के जाना चाह रहे हो तो थेरेपी में तो जाओ भाई। लाइक आई फील लाइक दैट्स द क्योंकि क्योंकि अभी क्या हो गया मालूम है क्या? अभी मुझे लगता है मिर्ज़ा भाई कि जो हमारी जो लिविंग लाइफ़ है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंड हो गई है। हम लोग जो भी चीज़ करनी है ना, हम लोग अभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या फिर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर अगर समझो आपको अगर मुझे इंटरव्यू लेना है, तो आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया। आपको अगर आप समझो दिल्ली में रहते हो, तो आपको मुंबई आने के लिए आप पता नहीं कब आओगे, फिर आप इंटरव्यू लोगे। लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से और इस नेटवर्क की वजह से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आप दिल्ली में बैठे हो ना, तो दिल्ली में बैठ के मेरे को आप पोक कर सकते हो। मैं मुंबई में बैठा हूँ ना, तो मुंबई से मैं आपको दिल्ली में जाके पोक कर सकता हूँ। मैं आपको मेंटली हैरेस कर सकता हूँ। मैं आपको मेंटली बहुत गलत-गलत चीज़ें बोल सकता हूँ। मैं आपको मेंटली आपके तो वो चीज़ें ना इतनी ज़्यादा ईज़ी हो गई लोगों को ना। आपको दूसरे पहले जब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, तो हमारे माँ-बाप को कोई हैरेस करने वाला नहीं था। क्योंकि हैरेस करने के लिए उसको एक तो आना पड़ेगा मुंबई या फिर कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो वो सब चीज़ें मेंटल प्रेशर होती नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया जितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उतना बुरा प्लेटफ़ॉर्म भी बन रहा है। तो लोगों को ये ज़रूरी समझना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ है, जो प्लेटफ़ॉर्म से आपको अच्छी चीज़ आप ले सकते हो, उसको आप लो, जो चीज़ बुरी है उसको अवॉइड करो। मैंने आपको सही बताऊँगा भाई, मैं कभी भी किसी सोशल मीडिया पे आपको इंटरव्यू में बताया नहीं है। आई डोंट हैव एनी फेक अकाउंट, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा अकाउंट, जहाँ से देख के मैं जाके दूसरे लोगों को या मेरे दूसरे एथलीट्स को जाके मैं स्टेयर करता हूँ। मुझे कभी भी मेरा एथलीट्स जो मेरे जो कंपैरेटर है वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना ग्रोथ हो रही है उनकी, उनका बॉडी कैसा ग्रोथ हो रहा है, मैं कभी जाके देखता नहीं। आई फोकस ऑन माई सेल्फ। अगर मुझे किसी से बात नहीं करनी है या फिर उसने मेरे बारे में क्या डाला है, ये जाके देखना है, तो मेरे पास कोई फेक अकाउंट नहीं है। मैं कभी भी फेक अकाउंट से कुछ नहीं, जभी भी आपने देखा होगा, अगर मैं रिप्लाई किसी को करता हूँ, अगर मुझे बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो मैं अपने रियल आईडी से ही उसको रिप्लाई करता हूँ, कि भाई ले भाई, मैं हूँ और मेरा ही अकाउंट है और मैं खुद से बात करूँगा। मैं फेक आईडी से जाके गाली नहीं सीखता। जो मुझे बोलना है, मैं आई एम अ प्योर हार्टेड पर्सन, जो बोलना है अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। आई मीन मेरे लिए तो भाई ये तो बहुत एक बुज़दिली की चीज़ है, अगर कोई कमेंट करना चाह रहा है एंड ही डज़ नॉट हैव द गट्स और शी डज़ नॉट हैव द गट्स टू शो देमसेल्व्स और डू, यू नो, लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट टेल पीपल कि यार तुम कैसे बोल सकते हो इसके बारे में, तुमने तो कुछ किया नहीं है। उसके 2 एस्पेक्ट्स है, यू नो, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि उस बंदे ने कुछ किया नहीं है, बिकॉज़ दैट्स ट्रू, यू नो। और किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले आई थिंक इफ यू कैन नॉट कमेंट गुड, डोंट कमेंट बैड, यू नो। यू आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, मतलब यू कैन हैव योर ओपिनियन किसी इंसान के बारे में बेस्ड ऑन वो अपने आप को सोशली कैसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसी ओपिनियन को सच बोल के आगे बढ़ाना या उसी ओपिनियन को यू नो वर्डिक्ट दे देना कि भाई ये बंदा ऐसा है, वो मुझे लगता है कि यू नो दैट इज अ बिट टू मच। और
दैट्स पार्ट ऑफ व्हाट लोगों को आज हो गया कि उनकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ चल रहा होता है, उनके पास कुछ आउटलेट नहीं होती है, तो वो बस ऐसे ही लोगों को देखते हैं, एंड आई थिंक जेलसी से स्टार्ट होती है या हेटरेट से स्टार्ट होता है, एंड इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ दोज पीपल, जैसे आपने बोला। या अपने इंडिया में दो दो टाइप के पीपल है। एक है जो दूसरे के लिए गलत बोलते हैं और दूसरा है जो खुद के लिए गलत बोलता है। एक एक जो लड़का है वो दूसरे की फाइट चल रही है, उसके बीच में जाके बोलना है उसको, जो या ना ही वो बंदा उसको जानता है, ना ही वो उसको बंदा जानता है। बट दोनों के बीच में जाके बोलना है क्योंकि एक उसका फेवरेट है। और एक जो बंदा है जो एक एथलीट है या फिर एक इंसान है, वो खुद के लिए लड़ता है या खुद के लिए बोलता है कि भाई ये तुम्हारे से मेरी अच्छी बॉडी है, तुम क्या बातें कर रहे हो या ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, व्हाटसएवर। तो अगर आपको मेरे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग बॉडी बिल्डिंग सिंस लास्ट 10 इयर्स, और अगर मुझे आपको कुछ बताना है कि यार मनोज भाई यार इस टाइम पे यार आपकी बॉडी में ये कमी थी, इसका आप ये कमी पे वर्क करो और डेफिनेटली यू विल वन द चैंपियनशिप। ये बात सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। ये बोले अरे यार ये बंदे ने मोटिवेट कर दिया, लेट्स गो फॉर वर्कआउट ना। मुझे इसको इसको एटलीस्ट मुझे सबको नहीं, लेकिन इसको तो मुझे प्राउड फील कराना है। एक बंदा आता है भाई तेरे से कुछ नहीं होगा यार, तेरा हो गया, अभी जितना तूने कमा लिया ना उतना हो गया, जितने टाइटल जीते थे जीत लिया, मिस्टर इंडिया जीत लिया, आईबी प्रो कार्ड जीत लिया, अभी तेरा कुछ नहीं होगा, अभी काम कर, सब बंद करके तू चले जा। भाई आप कौन होते हो मुझे गाइड करने वाले, या फिर आप मुझे कौन होते हो बताने वाले कि मैं बंद कर दूं या फिर चालू रखूं। एक तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांग के सब कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं बैठा हूँ रोड पे और मुझे पैसा दे दो यार आप लोग, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये दिस काइंड ऑफ पीपल, मुझे लगता है कि इन लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि हर एक लाइफ में हर एक चीज को आप पॉजिटिव वे में देखोगे, वो पॉजिटिव वे आपके लाइफ में तो पॉजिटिविटी रखेगी, डेफिनेटली दूसरे के लाइफ में और पॉजिटिव रखती है। जब मुझे कोई भी बंदा ऐसा कमेंट करता है ना, तो मैं इतना बड़ा लंबा उसको मैसेज लिख के भेजता हूँ। अगर मुझे किसी ने अप्रिशिएट कर दिया ना भाई, तो मैं इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजता हूँ, आई लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपको भगवान बहुत लाइफ में आगे लेके जाए, भगवान आपको बहुत शिद्दत दे, या फिर बहुत आपको लाइफ में आपको जो चाहिए वो अचीव करे। तो अगर उसने एक छोटा वर्ड इतना लिख दिया ना, मैं इतना बड़ा उसको पैराग्राफ लिख के भेजता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो छोटी सी चीज मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करा रही है। तो मेरा भी हक बनता है कि मैं वो बंदे को पॉजिटिव फील कराऊं। और ये लाइफ ऐसे ही चलती है। देखो भाई, जब भी हम खत्म होंगे ना, तो खत्म होने के बाद है ना, वो मिट्टी बनने वाली है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके कितनी अच्छी बॉडी है, कुछ नहीं देखा जाएगा। जब आप एक स्मशान की भूमि के अंदर, या फिर आप जैसे हम किसी को दफन करते हैं, वो खत्म होने के बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ मिट्टी बचती है। तो आप लाइफ का गोल समझ लो, आपको जन्म आपने लिया है इस मिट्टी में ना, तो कहीं ना कहीं जाके आपको खत्म भी इस मिट्टी में होना है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिविटी, नेगेटिव जो चीज़ें होती है उसको अवॉइड करके पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ेंगे ना, डेफिनिटली इस इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। एज़ अ इंडियन मैं बात कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल मनोज भाई, गुड पीपल यार, गुड पीपल यही होता है अच्छे लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट ऑन दिस। इसी के साथ एक और टॉपिक है, बिकॉज हम लोग इतना घुस चुके हैं यू नो इन टू दिस मेंटालिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज बॉडी बिल्डर, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के पास आज के डेट में एक स्टेटस आ जाती है नॉर्मली जनता के बीच में, सोशल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट इसी के साथ साथ ना जो एक इंडस्ट्री होती है उसमें बॉडी बिल्डर्स के दोस्त बन जाते हैं, राइट? यू मेक फ्रेंड्स, यू एसोसिएट योर सेल्फ, चाहे वो ब्रांड के थ्रू हो, काम से वो स्टार्ट होता है या पैशन से स्टार्ट होता है। लेकिन क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग ऐसी स्पोर्ट है, इसमें हमने सबसे अच्छी दोस्तियों की कहानी देखी है, लेट्स से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड लू फेरिग्नो, यू नो, दोस्ती थी वो एट द एंड ऑफ द डे, या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और फ्रैंको कोलंबो या ऐसे लोग। आज की डेट में भी राइवलरीज भी हैं, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल दोस्ती में बदल जाती है, यू नो, काई ग्रीन, फिल हीथ, यू नो, आज की डेट में हम देखते हैं। कटलर, जॉनी कॉलमैन। जे कटलर, रॉनी कोलमैन, राइटली सेड। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो पॉडकास्ट पे भी आए, उन्होंने बहुत चीज़ें कहीं, और एक तरीके से उन्होंने, कुछ लोगों ने गिव अप कर लिया है और कुछ लोगों ने दोस्त बनाने छोड़ दिए। ओके, ये चीज़ अगर आप कंफर्टेबल हो आप जवाब दे सकते हो, नहीं हो तो नहीं, इट्स अप टू यू। डज इट स्केयर यू? क्या आपको इससे डर लगता है कि अब फिटनेस इंडस्ट्री में दोस्त बनाने से? और उसके साथ एक और सवाल है कि जब एक दोस्ती टूट जाती है तो वो इंसान को या इंसान के दिमाग के साथ
क्या इम्पैक्ट कर देती है? क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा, मेरे साथ भी चंद साल पहले बहुत एक अच्छी करीबी दोस्ती टूट गई बिकॉज़ ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके? एंड उसकी वजह से क्या हुआ ना, मैं खुद में बहुत एक कॉन्फिडेंट इंसान था बचपन से। आई स्टिल बिलीव मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। लोगों को भी वो दिखता है कि यार ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान दिखता है, ये बहुत अच्छा इंसान दिखता है। लेकिन जब वो दोस्ती टूटी ना, और वो दोस्ती ऐसी चीज़ों पे बनी थी, बचपन की दोस्ती। जब वो टूटी, इट अफेक्टेड मी एवरीवेयर, लाइक मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मैं ज़्यादा पीपल प्लीज़र बन गया। जैसे ये जो चीज़ है ना कि लोगों को थैंक यू बोलना, लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि ये मेरे बारे में बुरा क्यों सोच रहे हैं। आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट, मतलब मेरी मेंटालिटी अंदर से मैं सॉफ्ट हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत चीज़ें दिल पे ज़्यादा लेना चालू की थी मैंने। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू सो दैट मतलब शायद आप भी कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा। हमारे सारे बहुत सारे व्यूअर्स भी होंगे जो मेंटली बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में दोस्त बनाने का आपका अभी क्या सिचुएशन है, एंड हाउ डज ब्रेकिंग फ्रेंडशिप या यू एक्सपेक्ट समथिंग एक दोस्ती से, वो एक इंसान को कैसे अफेक्ट करती है? इस पे आपका कुछ अगर कहना है तो आप प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मेरी पास्ट जो फ़िटनेस इंडस्ट्री के लोगों से दोस्ती थी या दोस्तों जो एथलीट से दोस्ती थी, आपने देखा होगा कि ऑलवेज़ मतलब हर एक एथलीट के साथ में आपने देखा होगा कि ऑलवेज़ मैंने एक प्लेट मेरी शेयर की है, या फिर ऑलवेज़ मैंने बैक स्टेज पे हो या फिर कोई भी एथलीट हो, मैं ऑलवेज़ एक एथलीट फ्रेंड को या फिर मेरे एथलीट भाई को मैं ऑलवेज़ कंधे से कंधा मिला के ऑलवेज़ चलाने के लिए ट्राई किया, और मैं उस लेवल पे ही वो चीज़ मैनेज करता हूँ। कभी भी मेरे अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती कि एक बंदे को कोई छोटा है तो उसको दबाओ और एक बंदा जो ऊपर है उसको उठाओ। क्योंकि आई बिलॉन्ग टू अ फैमिली, वहाँ पे ऑलवेज़ अ, कुछ भी नहीं था, मतलब उसको ऑलवेज़ वहाँ पे क्रैश था, एक स्क्रैप था। और स्क्रैच के अंदर से मैंने छोटी-छोटी चीज़ें जमा करके मैंने एक एम्पायर बनाने को ट्राई किया है। तो वो चीज़ मैं आज भी इतना बड़ा होने के बाद भी ना, मैं जब भी मैं बड़ा होता हूँ या फिर मेरे अंदर वो चीज़ कभी मतलब घर में मेरे दिल में वो चीज़ आने को भी ट्राई होना चाहती है ना, तो फिर भी मैं कर नहीं पाता। क्योंकि फिर मैं एक बार चीज़ को सोचता हूँ कि मैं स्क्रैच से स्टार्ट किया है, और इंडिया के अंदर हर एक एथलीट जो उठ के आता है ऊपर, वो स्क्रैच से ही आता है। तो अगर मैं आज मेरे को भगवान ने इतना सब कुछ अच्छा दिया है, टच वुड, तो अगर मैं उस चीज़ को किसी एथलीट को दबाने के लिए या फिर किसी एथलीट को खींचने के लिए, पीछे खींचने के लिए अगर वो पावर लगाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा घटिया इंसान हूँ इस लाइफ़ का और इस यूनिवर्स का। क्योंकि आज भगवान ने मेरे पास सारी पावर दे दी है, तो मैं वो पावर एक छोटे एथलीट के ऊपर या फिर एक छोटे इंसान के ऊपर निकाल रहा हूँ, जिससे मैं उसको खींच रहा हूँ लाइफ में पीछे। तो मुझे लगता है कि जो मेरी पास्ट जो फ्रेंडशिप थी, अ, मैंने ऑलवेज़ मेरे सारे फ्रेंड्स को शोल्डर से शोल्डर लगा के ऑलवेज़ चलाने को ट्राई किया है। बट मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी या फिर वो बहुत बुरे इंसान थे या फिर बहुत खराब चीज़ें मेरे साथ में हुई। कई के साथ में कइयों के साथ में पैसे के लिए हो गई, कइयों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से हो गई। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें टूटी। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ ना कि लाइफ में आपको ग्रो होना है ना, लाइफ में आपको ग्रो होना है, तो कोई भी चीज़ है ना 2 फ्रेंड के बीच में ना एक क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में पीछे अगर कुछ बोलते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीछे बोलने की कोई नीड नहीं है। आप उस बंदे के स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे जाओ और बोलो कि अरे भैया आपने ये चीज़ क्यों की? या फिर मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्लियर करो, लाइफ में आगे बढ़ो। अब आप क्या करते हो जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पीछे बोलना जब स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास जो 4 लोग हैं ना, उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। वो 4 लोग वहाँ से उठ के वो मेरे वाले यहाँ पे सर्कल वाले 4 लोग को बताएँगे मनोज पांडे के बारे में ये बंदा ऐसे-ऐसे बोल रहा था। तो जब मुझे पीछे से सुनने मिलता है ना कि भाई ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो मुझे बहुत हर्ट हर्ट फील होता है कि यार मैं तो यार ये तो यार 8 साल से मेरे साथ में था, ये 5 साल से मेरे साथ में था, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बातें कर रहा है या मेरे बारे में ऐसी क्यों चीज़ें बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 फ्रेंड्स होते हैं, 2 फ्रेंड्स के बीच में वो 4 लोग यहाँ से और 4 लोग यहाँ से, 8 लोगों को हमने वो चीज़ें पूरी शेयर कर दी। हमारी प्राइवेट लाइफ़, हमारी पर्सनल लाइफ़, जो हमारे एकदम फ्रेंडशिप वाली चीज़ें थी, हमने ओपन कर दी। वो जो चीज़ है ओपन करने की आपको नीड नहीं है, किसी और को बताने की आपको नीड नहीं है।
उस चीज़ से क्या होता है, एक बंदे को चीज़ें पता चल जाती है और 4 लोगों को चीज़ें पता चलती है, तो वो बंदा क्या लेता है, आपके मज़े लेता है, आपके फ्रेंडशिप के मज़े लेता है। आपके लाइफ़ में फिर लोगों को जाके बताएगा कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, आपके बारे में आपके साइड में जाएगा, लोगों को बताएगा मनोज पाटिल गलत है, मेरे साइड में आएगा बोलेगा मनोज पाटिल नहीं, वो बंदा गलत है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ में ऑलवेज़ हुई है और मुझे पता है कि ऑलवेज़ आगे होने वाला। तो जो फ्रेंडशिप जो मुझसे बनते हैं, तो आज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री से कोई एक सच्चा दोस्त मिलेगा जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ऐसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने जितने लोग देखे हैं, वो कहीं न कहीं किसी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए, किसी लोगों ने अपने खुद के पैसे के लिए, किसी लोगों ने अपने अपनी चीज़ों के लिए मेरे को अकेला छोड़ के वो आज लाइफ़ में आगे चले गए। जब मैं साथ में चल रहा था, मैं कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, मैं ऑलवेज़ उनको लेके चल रहा था। बस थोड़ी-सी मेरी कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे अटांग-पटांग हो गई, मेरा टाइम थोड़ा खराब हो गया, तो लोगों ने लिटरली मुझे पीछे छोड़ के चले गए। एक बंदा होता है, आपने देखा होगा रेस करते हैं हम लोग, रेस करते हुए आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो था, जो 2 बंदे रेस में भागते हैं, एक बंदे के पैर में लग जाता है, वो गिर जाता है। उसका जो कंपैरेटर होता है ना, वो पीछे जाता है फिर से उसे उठा के उसका रेस कंप्लीट करवाता है। तो दैट काइंड ऑफ पीपल आई बिलीव कि मुझे चाहिए और दैट काइंड ऑफ पीपल जो लड़का मैं हूँ, कि मैं अगर लाइफ में अगर कोई बंदा पीछे हट बचा हुआ है, उसको मैं उठा के डेफिनिटली आगे लेके जाऊँगा। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में मैं देखा है ना, मुझे लोगों ने पीछे छोड़ के चले गए। और मुझे इस चीज़ का कोई मतलब बोलते हैं ना, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों छोड़ के पीछे चले। वो लाइफ में आगे निकल गए, वो लोग लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। भगवान उनको और दे। लेकिन कहीं न कहीं अभी मुझे अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है ना, कि अभी मुझे कुछ भी चीज़ किसी भी दोस्त से एक्सपेक्ट नहीं है, फिटनेस इंडस्ट्री से। हाँ, बाहर सारे जो मेरे कॉलोनी के अंदर लोग रहते हैं या फिर दूसरे दोस्त हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं और मेरे लिए खड़ा रह सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री से मुझे कोई भी प्रो से या कोई भी एथलीट से मुझे ऐसी एक सच्ची फीलिंग वाली एक वो चीज़ अभी आती नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जब आपके बैड टाइम होता है, तो आपको सब कुछ छोड़ के चले गए और जब मेरा पीक टाइम था, तब सब लोग मेरे साथ में थे। मिस्टर इंडिया जब मैं जीता था, तो एवरीबॉडी इज़ विथ मी लाइक अराउंड मी और जब मेरा खराब टाइम चालू हुआ, एवरीबॉडी लेफ्ट मी और लेफ्ट किया तो किया, उसके बाद मेरे पीछे से वो लोग बातें भी करने लगे। वो मैंने सब कुछ ऐसी चीज़ें भाई सुनी है। मैं आपको ऐसे ही बता नहीं रहा, मैंने सब चीज़ें सुनी है कि ये बंदा आपके बारे में ये बोल रहा था, देखो आप इसके बारे में इतना अच्छा बोलते हो, देखो आपके बारे में ये बोलता है। तो मैं ऑलवेज़ यही बोलता हूँ कि आपके वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी दोस्ती खराब भी होती है ना, तो उसको छोड़ के आप लाइफ़ में आगे बढ़ो। देखो भाई, मैं लाइफ़ से छोटे लाइफ़ मतलब मैं छोटा था तब से मैं अपने आप को ना कोई गॉडफ़ादर था मेरे पास, ना ही मेरे पापा इतने रिच थे। मेरे पापा रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया लाइफ़ में, मैंने यहाँ तक का सफ़र मैंने खुद ने किया। तो आप लोग मुझे छोड़ के पीछे चले गए, आगे चले गए, तो आपको लगता नहीं मैं आपको कवर कर लूँगा थोड़े दिन में? डेफिनिटली आई हैव दैट विल पावर कि मैं डेफिनिटली मैं वो चीज़ को कवर कर लूँगा। सो प्राउड ऑफ यू मैन। लाइक मैं ऑब्वियस जो जनता मुझे देख रही है, मैं एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से चीज़ों को जज करता हूँ, बिकॉज मैं भी एक थर्ड पर्सन और क्योंकि मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर चुका हूँ, मैं बहुत चीज़ों को रिस्पेक्ट करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि फॉर समबडी जिसने ये चीज़ गो थ्रू की है, इट इज़ ईज़ी फॉर हिम टू आइडेंटिफाई कि सामने वाला वो चीज़ कौन सी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। सो मनोज भाई, आई अज्यूम कि आप। हाँ, और एक चीज़ है बताइए, मिर्ज़ा भाई कि बताइए। उन लोग से मुझे गुस्सा नहीं है, आज भी मुझे मिलेंगे ना आज मतलब सारे लोग मुझे मिलते हैं। मैंने उनको 1% भी ऐसा कभी फ़ील नहीं करवाया कि मैं मेरे दिल में उनके लिए कुछ अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जो रिस्पेक्ट और जो प्यार, जो चीज़ मतलब मैं अगर दोस्ती करता हूँ, तो उस बंदे के लिए अपनी जान भी लगा सकता हूँ। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैव इन माय बॉडी या फिर जो भी बोल सकते हो हार्ट में। वो चीज़ कहीं न कहीं वो लोगों ने गँवा दी। मेरे को कभी भी मैंने आपने देखा होगा कभी भी मैं फेमस हूँ, इसलिए कम फॉलोवर्स वाले बंदे को लेके साथ में नहीं घूमना है, मेरे स्टैंडर्ड के लोगों को साथ में लेके घूमना है। मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैंने एक छोटा एथलीट अगर जो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, जो बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है, उसको अनटैप्ड टैलेंट है, तो उस बंदे को भी ऑलवेज़ मैंने ऊपर पुश करने को ट्राई किया। लेकिन आजकल के आप लोग देखते होंगे तो वो लोग एक ग्रुप बना के चलते हैं ऑलवेज़ कि भाई इसके फॉलोअर्स इतने हैं तो इसको साथ में लेके घूमो। अगर इसके फॉलोअर इतने हैं,
इसकी प्रोबेबिलिटी इसको जानने वाले लोग ज़्यादा है, तो इसको साथ में लेके घूमो। इससे मुझे क्या मिलने वाला है? इससे मुझे क्या मिलने वाला है? इससे मुझे क्या इस पूरे के पूरे एक संस्कार के अंदर ये चीज़ मुझे उससे क्या मिलने वाला है? इस पे आज की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको उससे मिले या ना मिले, अगर आपने किसी गरीब को ₹5 भी देते हो ना, तो भी आपकी गुड बुक्स में वैसे भी आ जाता है क्योंकि आपको ऊपर वाला देखने वाला रहता है। आप अल्लाह पे बिलीव करते हो, भगवान पे बिलीव करते हो या फिर आप वाहिगुरु पे बिलीव करते हो, सब लोग आपने जो भी अच्छी चीज़ की है, अपने मन से की है, वो आपकी गुड बुक्स में डेफिनिटली लिखी जाती है। तो इससे क्या प्रॉफिट हो ट्रू रहा है, ट्रू। उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ आपने कभी भी लाइफ में मुझे लगता है रखना चाहिए। आई थिंक इस पे मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि आई नो लाइक पैसा लोगों को चेंज करता है बहुत। कुछ चीज़ें हैं जिंदगी में जिसमें सेल्फिश होना ज़रूरी है, राइट? बट दोस्ती उनमें से एक चीज़ नहीं है, ठीक है? अ, मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि मुझे इस चीज़ पे भी यकीन है कि दो लोग जो आपस में बात नहीं करते, राइट? दोनों लोगों के साथ अगर एक तीसरा बंदा है, उसकी गुंजाइश है कि वो दोनों लोगों के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करे, ठीक है? अभी चाहे एक दूसरे से ना करें, फिर इन तीनों लोगों में जिसने पहले अपने दिल पे ले लिया कि दोनों आपस में क्यों बात कर रहे हैं, ही हैज समथिंग इन हिज ओन हार्ट और ही हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, ही और शी। अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो तीनों लोगों में से सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद के ऊपर ले लेता है चीजें, वो चुप करता है ताकि बाकियों को कुछ बुरा फील ना हो, एंड दिस हैपेंस विद गुड पीपल। और उसी उसी चक्कर में, उसी सिलसिले में, ये जो अच्छा बंदा है ये बहुत बुरा फ्रेम हो जाता है, राइट? या मतलब जिस बंदे ने खुद पे चीज़ें ले ली है वो फ्रेम हो जाता है। तो दोस्ती में जो मनोज पाटिल भाई ने आपने बोला कि एक ट्रांसपेरेंसी, कि जो बातें हुई है वो मुंह पे कहना, इन द सेंस कि प्यार से बोलो, गले लग के बोलो। ये मैंने भी किया है, मैंने भी अपने दोस्त को गले लग के बोला, एंड राइट आफ्टर दैट हैपेंड, दोस्ती टूट गई, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब द बेस्ट थिंग यू कैन डू अपने दोस्त के साथ इज टेल हिम द ट्रूथ, एंड बैलेंसिंग एक्ट नहीं खेलना, बल्कि दोनों के साथ ट्रू रहना, जैसे तुम मेरे लिए तुम हो, वैसे मेरे लिए तुम भी हो, दोनों साइड की पार्टीज के लिए। सो या ये इस मेरी भी मेमोरी इससे फ्रेश हुई, थोड़ा हम ज़्यादा इस पे ड्वेल किए ये टॉपिक पे, बट थैंक यू सो मच मनोज भाई। इस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब ये बैड फेज हो जाता है, ये बहुत बुरी फेज एक एथलीट की ज़िंदगी में आती है, जहाँ पे लोग उसको नहीं समझते हैं या कुछ वॉट एवर एक्स वाई जेड, उसकी भी कुछ गलतियाँ होती है जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वॉट एवर हैपन्स। अब ये बहुत जो बुरा फेज एक ज़िंदगी में आता है एक बंदे को, जो फिजिकली एक बहुत स्पेसिमिन इंसान है, मेंटली कुछ गो थ्रू किया है, हाउ डज ही कम बैक, वो वापस वो ख्वाब कैसे देखने चालू कर देता है, या वो वापस वही ड्रीम लेके आगे कैसे बढ़ता है? हाउ डिड यू ओवरकम योर मेंटल वीकनेस? आपने अपनी मेंटल वीकनेस कैसे ओवरकम की? और कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ एक्शंस हैं जो आपने किए, कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि व्यूअर्स को कैसे हेल्प हो सकती है। डेफिनेटली भाई, जब मेरे लाइफ के बैड फेज थे, उस बैड फेज में ना लिटरली जैसे मैंने बताया ना, मुझे सब कुछ एकदम क्लियरली सब कुछ दिख गया कि कौन अपने साथ होता है, कौन नहीं होता है। लेकिन बैड फेज के अंदर जो भी आपके साथ होता है ना, उसको अप्रिशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक कहावत है ना कि आपके जब अच्छा टाइम रहता है ना, सब लोग नाचने आ जाते हैं आपके उसमें, लेकिन जब आप बुरे टाइम पे होते हो तो कोई दिखता नहीं, अरे यार मैं आता हूँ, मैं बाद में आता हूँ, मैं बिजी हूँ, सब ऐसी चीजें होती है। क्योंकि हर किसी को ना अच्छाई दिखने में और अच्छे फेस में उसके साथ में रहने को बहुत अच्छा लगता है, बट बैड फेज में अरे यार उसका तो लाइफ में यार बहुत बैड फेज चल रहा है यार, अरे वो तो ऐसा बातें करता है, वो तो नेगेटिव बातें करेगा, वो तो ऐसा रहेगा। तो अगर मेरा बैड फेज चल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा बंदा अगर मुझे आके समझाता है या फिर आप मुझे आके समझाते हो यार छोड़ ना यार, मैं ना, मेरी फैमिली हो गई या फिर मेरे लव वंस हो गए, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया लाइफ में। कि जब मैं देखा ना मेरे फ्रेंड्स मुझे सब सब छोड़ के चले गए, सब लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, उधर एक टीम अप हो गई, सारी चीजें हो गई। मैं देखा यार, मैंने बोला यार कि मेरे साथ में कुछ ना गलत हो रहा है, तो मेरे घर वालों ने मुझे पुश किया, कुछ नहीं होता, तू टेंशन मत ले, तू मत देख उनके पास, उनको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, तूने अच्छा किया है ना तो भगवान तेरा अच्छा करेगा।
तो ये चीज़ पे, ये एक चीज़ मैंने देख के ना, मैं पहले मंदिर जाता था, मैं पहले जब मैं छोटा था। उसके बाद बीच में तो बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मैं कभी-कभी अंडा खा लेता, कभी चिकन खा लेता, तो मैं मंदिर जाना थोड़ा अवॉइड करता था, मैं बाहर से ही पेट भर के निकल जाता था। पहले मैं रेगुलर सैटरडे को जाता था, मंगलवार को जाता था, फिर उसके बाद सोमवार को जाता था मैं मंदिर ना। तो अभी क्या होता है ना, थोड़ा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, तो पहले उठते-उठते कोच बोलता है कि मील खाना, उसके बाद में ब्रश करना, उसके बाद तुम नहाना-धोना, तो एक बार तुमने मील कर लिया, तो खत्म हो गया, तुम वो हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना, फिर वो सब चीज़ों में ना मैंने थोड़ा-सा बीच का जो मेरा पीरियड था ना, उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा मंदिर जाना बंद कर दिया था, तो मैं बाहर से ही हाथ जोड़ के आ जाता था। थोड़ा-सा ना वो जब मेरे लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ें हुई ना, तो उसके बाद मुझे निकलने के लिए मुझे सबने एक ही चीज़ बताई, जितने भी लोग थे मेरी लाइफ के, कि तू जब भगवान से जुड़ेगा ना, तुझे कोई निकाल नहीं सकता सिवाय भगवान। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? बोलता तू जाके ना उनके आँखों में आँखें डाल के बात कर। तो आई यूज्ड टू गो शनिवार को और सोमवार को ना शिव जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, मैं उनसे बात करता था। और जब मैं बात करता था ना, मेरी आँखों में पानी आता था। तो मेरी आँखों में पानी सी अभी पानी आ रहा है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे होती है ना उस मंदिर के, उनसे बात करते हुए। तो मुझे लगता है कि उस पॉजिटिव चीज़ ने ना मुझे ना कहीं न कहीं मुझे निकाला, लिटरली निकाला। मुझे लाइफ में मेरी फैमिली के अलावा कोई भी मेरा फ्रेंड मुझे नहीं समझाने आया कि बेटा बाहर निकल, चल तू जिम कर, वर्कआउट कर, तू कुछ नहीं, तू चैंपियन है। वो मेरे जो फैन्स फॉलोअर्स हैं, वो तो मुझे बोलते हैं, वो तो मुझे ऑलवेज़ बोलेंगे, बिकॉज़ मुझे प्यार करते हैं। बट मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं आया जो मुझे मोटिवेट कर पाया कि भाई निकल यार, तू टाइगर है। जो प्यार करने वाले लोग को छोड़ के जो मेरे बट मेरा जो दोस्त होते थे ना, जो खास, वो नहीं आए। तो मेरे फैमिली ने ना मुझे बहुत हेल्प की कि निकल, तू चैंपियन है, तू चैंपियन है। उस फीलिंग की वजह से ना मुझे लगता है कि मैं निकल पाया। और आज टच वुड मैं आपको बताऊँ, मैं इतने अच्छे से प्रेप कर रहा हूँ। मुझे प्रेप करके 2 महीने हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे से अपने बॉडी का मेंटेन किया है साइज़। मेरी जब इंजरी हुई थी, मेरा पूरा मसल लॉस हो गया था, मैं बहुत पतला-सा हो गया था। उसके बाद कमबैक करना, जब मैं इंजरी में था भाई, लिटरली आई आई थॉट कि क्या पता भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है कि मैं लाइफ में फिर से कमबैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इतना ज़्यादा पेन था मेरे बॉडी के अंदर। बट टच वुड, लिटरली टच वुड, जब मैं इंजरी मेरी ठीक हुई, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप 2 महीना बेड रेस्ट करो। मैंने बोला क्या सर वाट लगा रहे हो? आज 3 महीने मैंने ऑलरेडी बेड रेस्ट किया है। 2 महीना और बेड रेस्ट कहाँ करा रहे हो? मुझे चैंपियनशिप करनी है। मुझे लाइफ में आगे जाना है। मुझे कुछ चाहिए मोटिवेशन। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना कि मोटिवेशन ये चीज़ है ना, वो आपके अंदर से आती है। आपको तीसरा बंदा आएगा, मोटिवेट करेगा, इसके लिए आप वेट मत करो। जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो आप अच्छे से अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करोगे ना, तो सब लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, वहाँ तालियाँ बजाएँगे, वाह! 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 ग्रेट मनोज पाटिल, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया। जब आप थोड़े डल रहते हो, तो सब बोलेंगे खत्म हो गया। तो ये चीज़ को आपको मोटिवेट करना चाहिए, और मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है मंदिर जा के। मंदिर में जाके मैं बात करता था उनसे कि मुझे थोड़ा मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है। और लगता है कि उन्होंने एक मुझे मैसेज दिया कि भाई तुझे निकलना है एंड यू विल सक्सेस। तो मैं डेफिनिटली 2-3 महीना हो गया, मैं आज अच्छे से प्रेप कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं अच्छे से खा भी रहा हूँ, मेरी फैमिली हैप्पी है। टच वुड मैंने घर भी यहाँ पे मुंबई में नया ले लिया खुद का मेरा, तो एवरीथिंग इज़ गुड। और बस अब एक ट्रॉफी चाहिए, जो दिल्ली में लेके आऊँगा मुंबई में, और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। Yeah, that's the spirit, bro. I'm so proud of you, man. Like, for people seeing, मैं बस एक चीज यहाँ पे डिस्क्लेम करना चाहता हूँ कि लोग, you know what happens जब लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं खुद को, बहुत लोग उसको ऐसे परसीव करते हैं कि यार ये इंसान रोते रहता है, यार ये इंसान कितना बोलेगा, यार ये ठीक है, समझ गए, ये वो समझते नहीं है कि एक, मतलब बिकॉज दे हैव नॉट बीन थ्रू दैट, क्योंकि वो जिस बंदे ने गो थ्रू किया है वो उसी के साथ होता है, एंड अगर वो एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ सच्चाई होती, और उससे कुछ उसको, उसकी दिल को कुछ तसल्ली मिल जाती। सो आई फील कि उस हिसाब से, आपने जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड नॉट ओनली दैट, जो भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल फॉर एनी बडी टू गो थ्रू मेंटल प्रेशर। ऐसी प्रेशर उसके ऊपर मत डालो, किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वो बहुत सोसाइटी में हाई तबके का हो या लो तबके का हो, कि वो अपनी बात सामने ना कर पाए। एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद मत करो। अगर आप चाहते हो तो डोंट लिसन, बट इफ यू कैन, प्लीज डू लिसन, इट विल मेक आवर सोसाइटी बेटर। या या और मुझे लगता है कि भाई आप एक बंदे को इतना इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया से, या फिर जो आजकल के लड़के लोग करते हैं बिना मतलब का कुछ भी बोल देते हैं, वो एक बंदे को इतना
टॉर्चर मत करो कि वो बंदा अपना दुःख जो होता है, वो दुःख ना ही अपने आँखों से बाहर निकाल पाए, ना किसी को बोल के बयाँ कर पाए और अपने आप को वो ऐसा स्टेप ले ले कि वो उसको नहीं लेना चाहिए, यू नो? मेरे लाइफ में जो चीज़ें हुई थी, मैंने वो स्टेप भी गलत ले लिया था। उसके बाद मैंने अपने मन में कभी रखा नहीं चीज़ें ना, मैं रोके निकाल देता था। मैं घर पे मेरे मम्मी-पापा को नहीं बताता था कि चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी-पापा इट्स वेरी वरीड अबाउट मी कि एक ही बच्चा है, उसके बाद अगर इसके लाइफ में अगर टेंशन होगी, कमाने वाला एक लड़का है, एक ही बच्चा कमा के लेके आता है, उसके अंदर हम लोग का घर चलता है। तो अगर इसको कुछ हो जाएगा तो फिर वो लोग वरीड होते हैं। तो अगर वो वरीड होंगे तो फिर उसका टेंशन तो मेरे को आ जाता है कि यार मैं अपने माँ-बाप को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तो मैंने अपने माँ-बाप से कभी शेयर नहीं करता था, मैं अपने लव्ड वन से शेयर करता था कि हाँ भाई मेरे को ये दिक्कत है और मैं रोते रहता था, मैं रोते रहता था, मैं रोते रहता था। जब आँखें आँखें जब मेरी रो-रो के सूख जाती थी ना, तब मैं स्टबर्न हो जाता था कि अभी हाँ, चलो अभी सब कुछ हो गया, अभी नहीं रोना, अभी जाना है, वर्कआउट करना है, यू नो? तो ये दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, जब भी कोई आपको टॉर्चर करता है। अब मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, कोई बॉडी बिल्डिंग या एथलीट हो या उसको उल्टा बहुत सारे लोग और भी होते हैं यार, मतलब जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो दिखने में अच्छे नहीं होते, उनको लोग टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, रो, खुद रो, 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 जो पानी सूख जाएगा उसके बाद आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आई थिंक जो हमारी सोसाइटी में प्रेडोमिनेंटली मेल्स के लिए बोला है ना यार, रोना हमारा काम, हम रोते नहीं, हम नहीं रो सकते, यू नो, लाइक दैट। एक एक जब आदमी जब रोता है ना, मतलब उसका मतलब है कि कुछ हुआ है भाई, कुछ हुआ है। एक आदमी जब रो रहा है ना, इट इज़ नॉट फॉर नो रीज़न। सो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इफ यू आर सीइंग दिस, मतलब मे बी इट कैन हेल्प यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच मनोज भाई इस पे बात करने के लिए। एंड अभी वापस थोड़ा बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं, आपकी करंट ज़िंदगी की तरफ आते हैं। मनोज पाटिल की फ्यूचर कैसी दिखती है अभी ये पॉइंट से? व्हाट इज़ मनोज पाटिल्स फ्यूचर लुकिंग लाइक? व्हाट कुछ इवेंट्स है, कुछ आपका क्या प्लान है? भाई मेरे लाइफ में बॉडी बिल्डिंग को लेके कोई ज़्यादा खास ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मुझे ओलंपिया जीतना है, ओलंपिया पे जाना है। दैट्स माय ओनली ड्रीम, दैट्स माय ओनली गोल राइट नाउ। उसके बाद मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, नथिंग इज डिसाइडेड। जब तक मैं एक चीज है ना कि अगर मेरे कोच ने मुझे बोला ना आज 1 आवर कार्डियो करना है और जब तक मैं 1 आवर कार्डियो नहीं करता ना तब तक मैं अपने कोच को डिस्टर्ब नहीं करता बीच में। 1 घंटा कार्डियो करने के बाद मैं बताऊंगा आई एम डन विद कार्डियो, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अगर आप 40 मिनट कार्डियो करने के बाद अपने कोच को मैसेज करते हो, बोलते हो 40 मिनट्स हो गया, एक 15 मिनट खत्म होने वाला, उसके बाद क्या करना है हमको, एक्साइटमेंट मत दिखाओ। जब आप एक चीज कंप्लीट करोगे उसके बाद आप सेकंड गोल के लिए सोचो। तो मेरे लाइफ का गोल अभी फिलहाल यही है कि मुझे ओलंपिक स्टेज पे जाना है, क्वालिफाई करना है। मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैं जब भी जाऊंगा वहां पे तो मैं वो जीतने की चाह से ही जाने वाला हूं और मुझे मालूम है कि हार्डवर्क करने में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे जेरेमी सर मेरे कोच बोलते हैं नो बडी आउट वर्क मी, तो मनोज पाटिल को भी नो बडी विल आउट वर्क, लाइक वर्कआउट के मामले में कहीं न कहीं वो चीज़ उसकी रह जाएगी जो उसको डाइट फ़ॉलो नहीं करता या फिर वो डाइट से लेके चीज़ें बराबर फ़ॉलो नहीं करता, वो कहीं न कहीं 1% रह जाएगा। लेकिन नोबडी मुझे कोई आउटवर्क नहीं कर सकता मेरे वर्क में। जो मैं जिस प्रकार से मैं हार्ड वर्क करता हूँ, जब हार्ड वर्क करता हूँ तो घोड़े की नाल लगा देता हूँ। तो डेफ़िनेटली मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे ओलंपिया क्वालीफाई करना है। दिल्ली का शो जीतना ये मेरे को पहले मैं बोलता था कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है, इंडिया के लिए, देश के लिए। आपने देखा होगा झंडा भी लगा के रखा है मैंने। इंडिया के लिए लाना है, इंडिया के लिए। अब मुझे इंडिया के लिए लाना है वो सेकेंडरी हो गया। अब मेरे खुद को प्रूव करने के लिए मुझे दिल्ली का मेडल जीतना है। बिकॉज़ 2 साल से जो मुझे नेगेटिव फेज़ से मैं जा रहा था, मैं गया हूँ, उसको मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए और खुद को बोलते हैं ना मुझे खुद को क्या बोलते हैं बताने के लिए कि येस आई एम अलाइव। उसके लिए मुझे वो मेडल जीतना है। उसके बाद वो मेडल जाएगा मेरी कंट्री को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी लाइफ में ये नहीं बोला कि मुझे खुद के लिए मेडल जीतना है। मैं ऑलवेज एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरी कंट्री के लिए मेडल जीतना है। बट फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू जो 2 साल का जो मेरा पीरियड था उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ खुद को कि ये मेडल मुझे खुद के लिए जीतना है। मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए जीतना है एंड आई हैव टू वन दिस शो। वाओ मैन! वाओ मैन! दैट्स रियली इंस्पायरिंग बिकॉज़ ये मैं गाइज़ मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये मनोज पाटिल के मुँह से कि लाइक यू नो देश के अलावा ये मैं खुद के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ लोग कुछ कभी बॉडी बिल्डिंग के स्पेसिफिक ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत इंडिविजुअल स्पोर्ट है यहाँ पे स्पेशली आईएफबीबी में, ये एक इंडिविजुअल लेवल की स्पोर्ट है यू नो का मैं दोनों साइड से सहमत हूँ। जो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल स्पोर्ट है इसमें कंट्री का मतलब
उतना कुछ लेना देना नहीं है, दे आर नॉट फंडिंग यू दिस दैट। फिर दूसरे साइड की जो पार्टी है वो कहते हैं कि फिर तो क्रिकेट भी एक प्राइवेट स्पोर्ट है, लेकिन कंट्री कहीं ना कहीं मैटर। तो मेरा इस पे ये टेक है कि जो लोग कंट्री को इतना आगे रखते हैं इस चीज में, उनके लिए कहीं ना कहीं वो कंट्री का होना इज समथिंग फॉर देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं पे वो उनको एक मोटिवेशन देती है। सो इफ एनीथिंग गिव्स यू मोटिवेशन, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ या मैं अपने बाप के लिए कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो कंट्री इज अ मोटिवेशन फॉर दैट पर्सन इफ ही कंसिडर्स, या अगर उसको लगता है कि कंट्री बार बार बोलना, इट गिव्स हिम मोटिवेशन, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो एक्चुअली एक्चुअली जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे देश के लिए मेडल लाना है, तो मेरे अंदर ना एक देश के लिए जब मेडल की बात आती है तो मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आती है। और जब मैं खुद के लिए बोलता हूँ ना मुझे खुद के लिए मेडल जीतना है, तो मुझे लगता है अरे मैंने खुद के लिए करना है यार, तो कर लूंगा ना। अरे यार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब वो बोलते हैं ना कि यार मेरे को देश के लिए मेडल लाना है, तो जैसे एक आर्मी का सोल्जर होता है ना, आर्मी का सोल्जर जब वो जाता है, निकलता है मिशन के लिए, और उस सामने वाला जो टेररिस्ट होता है, उसने मालूम है कि हमारे 15 जवानों को मार दिया है, 10 जवान को मार दिया है। वो अंदर जो गुस्सा होता है ना कि नहीं भाई, इसने इतने जवानों को कैसे मारा, अब तो मुझे जाके इसको खत्म करना है। जब वो जज्बा होता है ना, वो जज्बा एक एथलीट के अंदर होता है, वो जज्बा मैं लेके चलता हूँ कि भाई मुझे जीतना है उस कंट्री के लिए, मुझे अपने देशवासियों के लिए या फिर उसके लिए। तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती कि ये स्पोर्ट्स का कोई लेना-देना नहीं है या बॉडी बिल्डिंग एक प्राइवेट शो है। डेफिनिटली प्राइवेट शो होगा, बट एंड ऑफ द डे हम लोग स्टेज पे खड़े होने के बाद, ये मनोज पाटिल कहाँ से आया है? ये मनोज पाटिल कम फ्रॉम इंडिया, राइट? तो वहाँ के कंट्री के उस शो के अंदर बहुत कंट्री से 25-25 कंट्री से या 30 कंट्री से 30 अलग लोग आए होंगे, राइट? तो उसके अंदर मनोज पाटिल अगर आया है या भुवन चौहान अगर आया है, तो इंडिया से आया है, राइट? उसके आगे इंडिया लगा है। तो वो चीज़ वो इंडिया, जो वो देश का नाम जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है। वो आपको हर चीज़ में, आपको हर एक सक्सेस पाने के लिए, मुझे लगता है कि वो अगर वो इंडिया का नाम अगर आप भारत देश का नाम अगर लगाते हो, तो मुझे लगता है वो 4 गुना एक एनर्जी अंदर से ऊपर लाती है। जैसे जैसे हमने 15-20 एमजी या फिर 30 एमजी हमने अर्जिनाइन खा लिया है। मुझे लगा आप कुछ बोलने वाले थे, मैं रोकने वाला था आपको, मैंने बोला भाई रुक जाओ, बट अर्जुन मैन। तो एग्ज़ैक्टली। यार, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज भाई, um, आप अगर कुछ एडवाइस दोगे, ठीक है, उन लोगों को जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उन लोगों को जो आपकी तरह बनने चाह रहे हैं, या उन लोगों को जो इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी नॉट बॉडी बिल्डिंग, मे बी सप्लीमेंट कंपनी या कुछ ऐसी चीज, या शोज कंडक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी एक एडवाइस क्या होगी फॉर समबडी कमिंग इनटू बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर या कोई भी देसी कंट्री के अंदर, क्योंकि हम सारे देसी लोग मतलब वही सेम इमोशनल चाहे कहीं से भी हो, बट व्हाट इज योर सजेशंस, अगर आप किसी न्यू कमर को आप देना चाहोगे, वो क्या सजेशंस होंगी? है कि अगर आप आईएफबीबी से बिलॉन्ग करते हो या फिर आईएफबीबी से बिलॉन्ग नहीं करते हो, डज़न्ट मैटर। बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एथलीट अपने खाने से लेके, अपने वर्कआउट से लेके, अपने कार्डियो से लेके वो चीज़ एक-एक चीज़ कैसे करता है, अपनी अपनी भूख से लेके अपनी नींद तक त्याग देता है। हमको जब हम कार्ब नहीं खाते हैं, जब रात को हम लोग लो कार्ब पे रहते हैं, तो रात को लिटरली भाई नींद नहीं आती। क्योंकि बॉडी का जो मेंटल रिलैक्स होता है, जो बॉडी को मेंटल लेवल पे स्ट्रेस को रिलैक्स करने का तरीका होता है, अगर आप बॉडी के अंदर थोड़े कार्ब भी खाते हो ना, अगर बॉडी के अंदर कोई कार्ब रहो, तो मेंटल आपका एकदम आराम से, एकदम मेंटली आपको नींद आती है, आप सो जाते हो। तो हम ज़ीरो कार्ब पे होते हैं, तो हमको नींद भी त्यागनी पड़ती है, हमको पा हमको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, सुबह उठना भी पड़ता है, फिर नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है, रिकवरी हुई है कि नहीं हुई, सब कुछ त्याग के हम लोग को सिर्फ हार्ड वर्क ही करना है। तो जितने भी एथलीट्स या जितने भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी बॉडी बिल्डिंग शोज़ लेते हैं, मुझे लगता है कि वो बंदा पहले एथलीट के बारे में सोचे और उसके बाद उस सारी चीज़ों को लेके चले। अगर एक एथलीट इतना मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंच रहा है, अगर आपका अगर शो है, तो फॉर एग्जांपल देसी मसल पॉडकास्ट क्लासिक कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, ठीक है? अगर आपके शो के अंदर अगर हम compete करने आए ही नहीं, हम एथलीट compete ही नहीं कर रहे, तो आपके जो स्पॉन्सर्स रहेंगे, आपका स्टेज रहेगा, आपका सब कुछ रहेगा, कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं नो। है, या। राइट? बट आपके स्टेज के ऊपर कोई स्पॉन्सर ना हो, कोई लाइट नहीं हो,
सिर्फ एक एक हॉरिज़ॉन लगा दो, एक स्टेज कर दो, पीछे जजेस बैठा दो और 50 लोग एथलीट लोग खड़े हैं, शोभा बढ़ेगी उसकी? डेफिनेटली। डेफिनिटली। पीछे कौन-सा बैनर लगा हुआ है, कौन-सा अच्छा क्वालिटी का बैनर लगा हुआ है, कितने स्पॉन्सर पीछे है, डज़न्ट मैटर। जब एक एथलीट खड़ा हो जाता है, उधर खत्म हो जाता है। आपको पता है एक मुंबई श्री पहले हमारे यहाँ पे होती थी। वो मुंबई श्री पता है वो पेन से लिखते हैं ना पेन से, कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ नहीं, एक व्हाइट सा पेपर रहता था, उसके ऊपर पेंट किया होता था मुंबई श्री 2002, मुंबई श्री 2003, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई खतरनाक बंदे लोग कम्पीट करते थे वहाँ पे। तो उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग आज चलो ठीक है स्पॉन्सर से सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डर्स को ऊपर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने गेम की, अपने बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मुझे लगता है ना ही आपका शो चलेगा, ना ही आपका सब कुछ कुछ भी चलेगा। और जिस दिन आपके शो में एथलीट लोग कम्पीट करना बंद कर दिए, उस दिन आपको ना ही स्पॉन्सर मिलेगा, ना ही आपके पास कोई आना चाहेगा। आपके पास लोग इसीलिए आ रहे हैं आज स्पॉन्सर करना चाहते हैं आपको, जस्ट बिकॉज़ आपके शो के अंदर एथलीट्स कम्पीट करने आते हैं। तो जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं यही बोलता हूँ जैसे बहुत सारे शोज होते हैं जो शेरू क्लासिक का शो हो गया या फिर एमएच ओलंपिया हो गया तो आपने देखा होगा एथलीट्स के लिए थोड़ी सी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सारी सारी चीजें रखी होती है जैसे हम वीआईपी कार्ड होता है हमारे पास हम लोग इजीली एक्सेसिबल होते हैं कहीं भी जाने के लिए स्टेज के पास बैक स्टेज हो गया वीआईपी रूम्स हो गया कहीं पे भी हम जा सकते हैं तो मेरे को ना एक अच्छी फीलिंग आती है उसमें कि यार मैंने कुछ लाइफ में किया है और लाइफ में मेरा नाम है या फिर लाइफ में मैंने बॉडी बिल्डिंग्स के लिए कुछ किया है तो इसीलिए मुझे कार्ड मिला है तो आई कैन गो एनीवेयर वही सेम चीज हम लोग बैक स्टेज भी जाते हैं जो नए एथलीट्स आने चाहते हैं जो कम्पीट करना चाहते हैं तो मैं सबसे बात करता हूँ सबका टैनिंग चेक करता हूँ कि भाई तेरे टैनिंग में ही गड़बड़ है भाई तू तेरा तेल लगा ले थोड़ा शाइनिंग मार ले थोड़ा तेरा पोज ऐसा कर ले तो वो जो फीलिंग है ना वो फीलिंग एक एथलीट समझ सकता है वो एक प्रमोटर नहीं समझ सकता तो मुझे लगता है कि जितने प्रमोटर है जितने ऑर्गेनाइजर है उन सबको बॉडी बिल्डर्स को और बॉडी बिल्डिंग को आगे रखना चाहिए उसके बाद सारे लोग आते हैं दैट्स रियली ब्यूटीफुल मनोज भाई। दोनों एथलीट्स और स्पॉन्सर्स या जो भी लोग शोज करते हैं उनके लिए इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि जो मे बी एथलीट इज नॉट 100% ऑफ द स्पोर्ट, मे बी, और है भी है सच, लेकिन जो ये पूरी स्पोर्ट है वो एथलीट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, राइट? वो एक एग्जैक्टली फिजिक जो है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम एग्जैक्टली कैसे उस फिजिक को सबसे बेस्ट प्रेजेंट करें, उस टाइम जब वो एथलीट स्टेज पे खड़ा है उसको वो लाइमलाइट कैसे बेस्ट तरीके में दें, और उसको कुछ उसने जो हासिल किया, बिकॉज आगे जाके वही चीज इट कम्स बैक टू यू इन रिटर्न, चाहे वन वो हंड्रेड उसी परसेंट एथलीट को स्पॉन्सर करके हो। बट या दैट्स रियली ब्यूटीफुल मनोज भाई। जाते जाते हम दो टॉपिक्स है हमारे बाकी, हम आपको बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं, बट कोई दिक्कत मजा आ नहीं रहा है कोई बात दिक्कत करने में। मजा आ रहा है लेट्स सो चिल थैंक यू सो मच। आपको आप अभी ट्रेन कर रहे हो जेरेमी बुंडिया के साथ, इज ही योर कोच राइट नाउ? या या कैन यू टेल मी, क्योंकि जेरेमी बुंडिया एक लेजेंड है हमारे मेंस फिजिक के, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी, स्पेशली हर इंडियन वो जो यू नो उसको जिस नजर से देखता है, उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं घर पे लोगों के। आपको कैसा लगता है जेरेमी बुंडिया के साथ? हाउ इज इट ट्रेनिंग विथ हिम, उनके साथ उनके अंदर कोचिंग लेना, और आपकी रिलेशनशिप कैसी है उनके साथ, उसके बारे में कुछ? मैं फिर से आपको एक बार फिर से बताऊंगा ना कि जैसे मैं जहां से मैं आया हूँ वो ना ही मेरा कोई गॉडफादर है ना ही मेरा अभी भी कोई है लेकिन एक इंसान का अच्छा नेचर होता है एक इंसान का अच्छा क्या बोलते हैं इंसान का अच्छा कर्म होता है वो आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोगों से मिलाता है तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ मैंने कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है कि मैं इसको मिलता हूँ मेरे इससे रिलेशन है उसका रिलेशन है फिर वो फिल्म लाइन में हो गया या फिर दूसरे इंडस्ट्रीज में हो गया वो मेरा कोई लुकआउट ही नहीं है क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा इंसान ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको ऐसा ही रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन जेरेमी बुंडिया के लिए मेरे लाइफ मेरे दिल में और मेरे ज़हन के अंदर उनके लिए बहुत ही अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट और बहुत ही अलग लेवल का एक दर्जा है मतलब मैं बहुत ऊपर रखता हूँ उनको जब से मैंने उनको देखा है कम्पीट करते हुए तब से ही मेरे वो आइडल है मेंस फिजिक के उसके पहले अर्नॉल्ड सर हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड हैं तो लेकिन जेरेमी बुंडिया को लेने के बाद ही इज ऑलवेज लाइक सबसे आगे है मतलब मोटिवेशन में मेंस फिजिक में तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई मैंने कभी भी उनके पीछे पिक्चर लेने के लिए कभी मैं उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। मैंने बोला कि मैं जब भी उनके पास जाऊँगा ना, तो एक ऐसी चीज़ अचीव करके जाऊँगा कि वो बंदा खुद सामने से खुश हो जाए।
ना कि एक पिक्चर निकाल के रख लो और मैं उनको दिखाऊँ सर देखो मैं आपको मिला था, नहीं। मैं ऐसा कुछ हार्ड वर्क करके जाऊँ या फिर मैं ऐसा कुछ हासिल करके जाऊँ डेफ़िनेटली कि उनको एक अच्छा फ़ील हो। वही चीज़ 2019 में जब वो दिल्ली में आए थे और उनके हाथ से मुझे प्रो कार्ड मिला तो वो मुझे मिले, उनसे मैंने बात की। जब मैं प्रो कार्ड जीतने के बाद उन्होंने मुझे पार्टी के लिए भी इनवाइट किया था कि बेटा पार्टी के लिए आ जा। तो जरीब बुंडिया इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन और बहुत ही हम्बल और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एकदम दिल से एकदम अमीर बंदा है वो। मतलब उसके पास मैं मेरे को नहीं पता कि उनके पास कितने पैसे होंगे या नहीं होंगे, कौन-सी गाड़ी होगी, मैं कभी पूछता नहीं। लेकिन मैं उनका दिल देखता हूँ तो डेफिनिटली ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उनका दिल बहुत बड़ा है। जब भी मुझे बात करनी है, जब भी मुझे कुछ भी करना है, मैं एक कॉल कर लेता हूँ, ही इज़ रेडी टू एक्सेसिबल। मतलब ऑलवेज़ मुझे बोलते हैं, "हाँ बेटा बोल क्या हुआ?" मतलब इंग्लिश में बोलता है। कि क्या हुआ? व्हाट्स हैपेंड? व्हाट्स गोइंग ऑन? तो मेरी बैक की इंजरी हुई थी, तो मैं उनके टच में था। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, तू रिलैक्स रह। बेड रेस्ट की ज़रूरत है तेरे को, बेड रेस्ट करेगा सही हो जाएगा। तब मैं सही हुआ, तो उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रेप स्टार्ट कर दिया। खुद का नेचुरल जो तरीके से अपन कमबैक करते हैं। उसके बाद मैंने उनको बताया कि सर मैंने कमबैक कर लिया है, ये मेरी फिज़िक अपडेट है, आप बताओ आगे क्या करना है? 20 वीक्स आउट है। तो फिर उन्होंने प्रॉपर मेरे को 5 मिनट के अंदर मेरा डाइट प्लान, सारी चीज़ें मुझे लिख के भेज दी। तो जतिन बुंडिया इज़ ऑलवेज़ लाइक मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है, मेरी एक फैमिली की तरह है। ऑलवेज़ बोलते हैं कि एक मेरे फ्रेडी सर भी हैं, जो मैं उनको बोलता हूँ कि फ्रेडी सर इज़ लाइक माय मदर एंड फादर इन वन फ्रेम, यू नो। तो जेरेमी सर भी एक मेरे वो कोचिंग के लिए और मेरे लाइफ़ में मुझे गाइड करने के लिए लगता है कि मुझे भी एक सेकंड टाइप के वो दर्जा वाले आदमी हैं, कि लिटरली मुझे बहुत सारी चीज़ें वो गाइड करते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। मेरे बैड फेज़ में फिडी सर हो गए और जेरेमी सर हो गए, ये ऑलवेज़ मेरे साथ में थे और बाकी कोई दुनिया नहीं थी। मैं किसी दुनिया को नहीं बताता था कि मैं फिडी सर से बात कर रहा हूँ या फिर मैं जेरेमी सर से बात करता हूँ। नहीं, मेरे को वो आदत है कि वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूँ, आई टॉक विद जेरे इंडिया। तो वो चीज़ मेरे में है ही नहीं, मैं उससे बहुत ऊपर हूँ और इन लोगों ने मुझे मेरे बैड टाइम में जो मेरा गंदा टाइम था, उसके अंदर मुझे इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत मोटिवेट किया। जेरेमी सर ऑलवेज़ मेरे टच में रहते थे, वो मुझे बोलते थे, "तू कभी भी बेटा फ़ोन कर, कोई नहीं मैं कभी भी एक्सेसिबल हूँ।" फिडी सर हो गए और फिडी सर की पूरी फैमिली हो गई, कभी भी उनको एक फ़ोन करो, तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। तो ये सब जो लोग हैं और जेरेमी बुंडिया का जो नेचर है, मुझे लगता है कि जब उनको कोई बंदा अच्छा लग जाता है ना, तो वो दिल से जुड़ जाते हैं और ही इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ कि एक इतना बड़ा चैंपियन होने के बाद, एक इतना 4 टाइम ओलंपिया बनने के बाद भी वो मेरे जैसे बंदे से मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं है कि मेरे को किसी ने भेजा है कि जा बाबा ये मेरा बंदा है, इसके ऊपर ध्यान दे, तो मेरे को ध्यान दे रहे। एक उन्होंने देखा है भाई ये बंदे के अंदर टैलेंट है, ये बंदा कुछ ना कुछ लाइफ में आगे कर सकता है। आई कैन हेल्प हिम आउट, यू नो? सो दैट्स ऑल। वाह मैन! मतलब लोग ड्रीम करते होंगे कि ऐसा कोई कोच होना चाहिए उनका साथ में, ट्रेनर होना चाहिए लाइक जेरेमी बुंडिया। इट्स सो लकी यू हैव हिम एंड और आपको बताऊँ पहले पहले जी। मैं अपना प्रेप खुद करता था, मतलब मैं अपने आप से ही करता था। तो एक बार सर से मेरी बात हो रही थी ऐसे ही वो दिल्ली के शो के लिए कि आप दिल्ली के शो के लिए आओगे? दिल्ली का शो खत्म हुआ था और मुंबई के शो के लिए मैं बात कर रहा था कि मुंबई के शो के लिए आप आओगे क्या? ऐसा-वैसा ये वो। तो वो बोलते हैं, "हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुंबई के शो के लिए मैं आऊँ।" जो अभी एमेच्योर ओलंपिया हुआ था, प्रो शो हुआ था उसमें। तो फिर बोला, "हाँ, ठीक है, आप आओ" वगैरह, उससे नॉर्मल बात कर रहे थे। तो मुझे पूछा उन्होंने कि "तेरा क्या चल रहा है अभी? तू अभी 8 वीक 9 वीक आउट है, क्या चल रहा है तेरा? बॉडी कैसा चल रहा है?" मैं बोला कि, "चल रहा है सर, मैं कर रहा हूँ अपने आप से।" बोले, "कौन है तेरा कोच?" बोलते, "सर, मैं खुद ही करता हूँ, बाकी मेरे को कुछ दिक्कत हो जाती है तो मैं फिट सर से पूछ लेता हूँ कि भाई क्या करूँ?" तो अच्छा तू कोच नहीं है तेरा प्रॉपर कोच नहीं है? मैं बोला, "नहीं सर, मेरा कोच नहीं है।" तो मुझे बोलते हैं कि, "चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरा सब डाइट और सब कुछ मैं तेरे को भेजता हूँ।" मतलब आई वाज़ लाइक, आर यू सीरियस? आप करोगे मुझे कोच? बोलते क्यों नहीं भाई? अगर मेरा अगर हेल्प तेरे को होता है और तो अगर शो जीतता है तो आई एम डेफिनिटली आई एम हैप्पी टू कोच यू। तो बोला ठीक है डन। तो मैं ऐसे ही सूरत से मुंबई आ रहा था तो उधर ही मैं डाल दिया कि भाई आई एम ट्रेनिंग विद जेरमी भुटिया। 10 दिन 15 दिन बहुत से ट्रेनिंग चला और बराबर 11वें दिन पे मुझे इंजरी हुई। आई एम फक्ड अप। अरे भाई बट इट्स ओके, गुड टू स्पीड नाउ यू आर लाइक, मतलब मैं आपको जब मैंने कॉल किया जस्ट 2-3 दिन पहले, मैंने आपको यही चीज़ पहले बोली कि आप अभी फिजिकली बहुत लाइक वापस एक ऐसे पॉइंट पे लग रहे हो कि नहीं भाई, वो मनोज पाटिल जिसको मैंने पहली बार फिट मसल टीवी के इस पे देखा था गौरव तनेजा के साथ, वो वाला मनोज पाटिल मेरे को अभी थोड़ा सा दिख रहा है, वो साइज वो ये। एंड आई वाज मैं आपका एक क्लिप देख रहा था आपकी, आई थिंक जो आपने
कौन सी प्रो शो थी आई एम नॉट श्योर, आप आपने खेली थी वो, और उसमें जो हेड जो जज हैं, व्हाट्स हिज नेम, मैनियन, टाइलर मैनियन, वो आपको फीडबैक दे रहे थे। और ही आई थिंक ही बिलीव ही टोल्ड यू कि थोड़ी सी मुझे लग रही है आपको इन पर्सन में देख के कि आप थोड़ा सा और साइज पे इम्प्रूव कर सकते हो, और चेस्ट एंड बैक आई बिलीव। तो एक तो पहली बार तो मेरी फट गई, मैंने बोला अगर ये मनोज पाटिल को बोल रहा है कि साइज और चाहिए तो मैं तो कहा भाई गए बाकी एथलीट से 2-4 साल और लेके आ जाओ। बट आप मुझे बताओ आपका अभी क्या प्रोग्रेस है, आपने उसके अलावा आपको कुछ फीडबैक मिली, या आपको जो फीडबैक जजेस से मिली, आप कहाँ पे हो अभी फिजिकली, आपका क्या गोल है अभी? जब जब मैंने चैलेंजर को मिला ना शेरू क्लासिक में, तब मैंने फीडबैक के लिए मैं चला गया था उनके पास। और मैंने उनको बोला कि वेयर शुड आई वर्क, लाइक यू नो मैं कहाँ पे कम पड़ा, क्योंकि मेरी 9th प्लेस आई थी आउट ऑफ 27 पीपल यू नो प्रो शो में। तो सर ने मुझे बोला कि आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन योर पिक्चर्स, आई हैव सीन योर वीडियोस, बट मेरे को तेरे को अभी सामने सामने मिलने के बाद ये चीज समझ में आती है। मुझे पिक्चर के अंदर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर अपर चेस्ट एंड अपर बैक। जो ट्रेपेजियस का मसल है और ये जो मसल है, उस चीज पे तेरे को वर्क करना है, बाकी तुझे कहीं पे वर्क करने की जरूरत नहीं। और छोटा सा ऐड करना है एक चीज, वो तेरे को थोड़ा 5 किलो 6 किलो मसल मास ऐड करना है। उसने मेरे को उधर मेंशन भी किया, डोंट गो क्रेजी। क्रेजी का मतलब है कि एकदम भी साइज में बढ़ा लेना, थोड़ी सी इंक्रीज करना, लेकिन जो तेरा मेन तेरा पार्ट है वीक है, वो अपर चेस्ट है और अपर बैक है, उस पे यू हैव टू वर्क। दैट्स इट, वो बहुत ही मेन चीज है। तो उस चीज के ऊपर डेफिनेटली मैं काम कर रहा हूँ। अपर चेस्ट हो गई, अपर बैक हो गई, मुझे ट्रिपेजियस का मसल को हिट करना है। ट्रिपेजियस का मसल मैं भी थोड़ी देर ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सर्वाइकल की ट्रीटमेंट चल रही है। थोड़ा सा अपने सर्वाइकल में पेन था, तो उसके मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं बैक का ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। अपर चेस्ट में मैंने बहुत डेफिनेटली मैंने ग्रो किया है। शोल्डर्स, आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप तो मेरा फेवरेट पार्ट है। वो तो मैं नहीं ट्रेन करूँ तो भी इतना अच्छा रहता है। तो मतलब पूरा का पूरा अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल मेरी बॉडी अच्छा कमबैक कर रही है। जैसे मैं इंजरीज के अंदर था, बहुत डल फील हो गया था, फिर मसल मास बहुत टूट गया था, बट उसके बाद 2 महीने से मैं प्रेप कर रहा हूँ। और डेफिनेटली मैंने गए 2 महीने के अंदर मैंने 10 से 12 किलो मसल मास पुट ऑन किया है। 10 से 12 प्योर, मतलब एक प्योर मसल मास मैंने पुट ऑन किया है। उसके ऊपर अभी फिर मैं और ऐड करूंगा साइज, जो एकदम लीन मसल मास होगा। और वेस्ट का जो फैट होगा, जो साइड का फैट होगा। और इसके पहले मैंने ऑलवेज एब्स करना इग्नोर करता था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एब्स ट्रेन करूंगा तो शायद से मेरी वेस्ट थोड़ी सी ब्रॉड हो सकती है या फिर उसको थिक हो सकती है। तो इसलिए मैंने ऑलवेज, आपने देखा होगा स्टेरियोक्रेसी की स्टेज में मेरी सबसे ज्यादा अंदर अगर किसी की वेस्ट होगी या फिर ऑब्लिक होगा तो मेरा पार्ट था। तो मैंने वो 2 साल 1 साल मैंने एब्स को ट्रेन ही नहीं किया था। मैंने बहुत मेरे को डर था कि भाई मेरी अगर मैं ट्रेन करता हूँ, जैसे बोलते हैं ना लोग कि ज्यादा एब्स ट्रेन करोगे तो आपका स्टमक बाहर आ जाता है बॉडी बिल्डर की तरह। तो मैं बहुत डरता था, लेकिन नहीं, अभी मुझे उस पर भी वर्क करना है। तो अभी आई स्टार्ट माई ट्रेनिंग एब्स ऑल्सो। एब्स को भी ट्रेन करूंगा। बाकी जो वीकनेस है उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिल्ली के शो में जितने भी मेरे वीक पार्ट है उसको आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। दैट्स अमेजिंग। मनोज भाई, कैन आई आस्क यू कि आपकी जो ट्रेनिंग आजकल स्टाइल है, वो कैसी ट्रेनिंग स्टाइल है, आप क्या अभी आजकल फॉलो कर रहे हो, कैसे आपकी रहती है ट्रेनिंग आजकल? मेरा ट्रेनिंग पैटर्न ऐसा होता है, मैं 4 डेज वर्कआउट करता हूँ। फिलहाल तो मैं 3 डेज वर्कआउट कर रहा हूँ। चेस्ट ट्राइसेप्स 1 डे, बैक बाइसेप्स 1 डे सेकेंड डे, थर्ड डे शोल्डर एंड ट्रैप, एंड फोर्थ डे लेग्स एंड काफ। तो लेग्स एंड काफ मेरा अभी नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज मेरे बैक में इतनी इंजरी पूरी हील नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इस महीने की 15 तारीख के बाद से यू कैन स्टार्ट रनिंग लेग्स। तो अभी मेरा लेग भी ऐड हो जाएगा, बट अभी फिलहाल मेरा 3 दिन का वर्कआउट होता है। चेस्ट ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स, शोल्डर एंड ट्रैप। और फिर अगले दिन में एक दिन छुट्टी लेता हूँ, या फिर मैं कार्डियो करता हूँ। फिर उसके अगले दिन से अगेन स्टार्ट द सेम रूटीन। तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसा कोई भी डे फॉलो नहीं करता। मैं जो दिन पे जो एक्सरसाइज वो मैं करता हूँ। और आपकी जो वर्कआउट्स होती हैं वो कैसी, हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम ज़्यादा होता है या क्या होता है, कैसा वॉल्यूम कम और रेप्स ज़्यादा? एकदम मॉडरेट वेट, एकदम मॉडरेट वेट। जो मसल एंड माइंड कनेक्शन होता है मेरा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं ट्रेन करता ही नहीं हूँ। मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। मैंने आपको बताया ना कि मेरी लाइफ में कभी इंजरी नहीं हुई इसके पहले।
आपने देखा होगा लोगों के लिगामेंट्स खराब हो जाते हैं या प्रॉब्लम आ जाती है, मसल टेयर हो जाता है, चेस्ट का टेयर हो गया, शोल्डर का टेयर हो गया। टच वुड मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं जितना भी वेट लेता हूँ, जितना मुझे उठता है 15, 12, 10, 8 इतना रिपीटेशन मुझे जब जिस वेट के अंदर ईज़िली आते हैं, वही वाला वेट मैं उठाता हूँ। उसके ऊपर मैं कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। 1 रेप मैक्स, 2 रेप मैक्स से ट्रेनिंग मैं नहीं करता। 1 रेप मैक्स, 2 रेप मैक्स वाला ट्रेनिंग मुझे लगता है वो वेट लिफ्टर करते हैं और आई एम नॉट अ वेट लिफ्टर। वेल गाइस, जो भी सुन रहे हो, यू सी हाउ इट इम्पॉर्टेंट इट इज़। ये खाली जेनेटिक्स पे मैटर नहीं करता कि आप वेट उठा पाते हो कि नहीं। ये एक सेंसिबल तरीके से वर्कआउट भी करना होता है, एक अच्छा मेंटोर या एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई वैसे लकी नहीं होता। किसी के जेनेटिक्स लिगामेंट्स के बहुत स्ट्रांग होंगे तो उसके नहीं फटेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सही सही कर रहा है। बट या और आपकी डाइट पे आते हैं थोड़ा सा। आपकी हाउ इज़ योर डाइट? आप क्या फॉलो कर रहे हो आजकल? किस तरीके का खाना डाइट क्या तो है? सर ने दिया है मुझे ज़रूरी सर ने एकदम सिंपल डाइट है, कोई तो फैंसी थिंग नहीं है। सुबह अंडे होते हैं 10, ठीक है? उसके अंदर 2 येलो होते हैं, ओट्स होता है, और उसके बाद ब्लूबेरीज़ होते हैं और आलमंड्स होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड मील में 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो उसको व्हे प्रोटीन होता है, एक ऑरेंज होता है। फिर उसके बाद थर्ड मील में 150 ग्राम ऑफ राइस हो गया, चिकन हो गया 200-300 ग्राम, उसके बाद थोड़ा-सा सैलेड हो गया और 10 से 12 आलमंड हो गए फिर से। फिर उसके बाद उसके वर्कआउट होता है मेरा, वर्कआउट के बाद फिर उसको व्हे प्रोटीन होता है और उसके बाद फिर एक और मील होता है जिसमें मैं लेता हूँ 150 ग्राम ऑफ चिकन, 200 ग्राम ऑफ राइस, 250 ग्राम ऑफ राइस और फिर पोटैटो, और उसके बाद एक ऑरेंज होता है और बस दैट्स इट। उसके बाद एक लास्ट मील होता है जिसके अंदर की एग व्हाइट होते हैं और स्किम मिल्क वाला दही होता है। वो खा के मैं सो जाता हूँ। हाँ, कभी-कभी वो चीज़ मिस हो जाती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, 200 ग्राम कर्ड ले लेता हूँ, उसके अंदर एक स्कूप व्हे प्रोटीन डालता हूँ, उसको मिला के मैं वो खा लेता हूँ। मतलब आपको मैनेज करना है, जैसे जिस प्रकार से सर ने लिख के दिया है मुझे, वो डिट्टो चीज़ अगर मुझे अवेलेबल नहीं होती, जैसे अब ब्लूबेरीज़ खाना मैंने अभी स्टार्ट किया है, ब्लूबेरीज़ खाने का मेरा बजट नहीं था पहले का, राइट? मैंने कभी ब्लूबेरी लाइफ में खाई नहीं है, बट इसके बाद जब सर ने बोला है ब्लूबेरी खाना है, तो मैं सबको अभी अभी सब में देख रहे होंगे, तो बोले मनोज सर भी ब्लूबेरी खाते हैं, अरे सर ने बोला है ब्लूबेरी खाने के लिए, चलो ब्लूबेरी खाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपके बजट के अंदर वो चीज़ नहीं बैठती है, तो ब्लूबेरी का सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सर ने मुझे बताया था कि आप कौन-सी आती है वो ग्रीन कलर की, ज़ुकूनी, आप ज़ुकूनी खाओ, ज़ुकूनी इंडिया में बहुत महँगी मिलती ज़ुकीनी, है। राइट। या ज़ुकूनी का सब्स्टिट्यूट में ककड़ी आ जाती है, ककड़ी जो होती है कुकुम्बर, वो भी सेम काम करती है। तो करना है अभी, टच वुड ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ। तो सर ने जो भी चीज़ लिख के दी है, सर ने एक-एक चीज़ मैं अभी लिटरली फॉलो करता हूँ, बट कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बस मेरे पास पैसे नहीं है या ज़्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो मैं भी स्विच ऑन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती हैं, यस, यस, लाइक यस, क्योंकि यू हैव टू, बिकॉज़ आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को लेके चलना है। मैं वही बोलता हूँ ना, आपको लाइफ में अगर अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा लड़का भी बनना है, एक अच्छा बॉडी बिल्डर भी बनना है, फिर आपको सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करने लड़के बनना है, तो आपको सारी चीज़ चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप 15,000 20,000 कमा रहे हो, 15,000 डाल दिए डाइट पे और माँ-बाप को कुछ नहीं देना, तो फिर वहाँ पे आप गलत हो। देन यू आर अ सेल्फिश पर्सन कि भाई आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने बॉडी के बारे में सोच रहे हो, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। फैमिली को भी लेके चलना है, डाइट को भी लेके चलना है, जिम को भी लेके चलना है, सबको टाइम देना है। यू हैव टू गिव एवरीथिंग बिकॉज़ वी आर बिलॉन्ग टू कंट्री जहाँ पे फैमिली इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। लोग थोड़े फॉरवर्डेड लोग नहीं है, जैसे बाहर के लोग होते हैं कि भाई उनके मतलब उनके मम्मी-पापा भी कमा के रखते हैं इतना सारा, तो उनको अगर बच्चा नहीं दे, तो भी उनका चलते रहता है, वैसा हमारा नहीं है, हमारा बहुत डिफरेंट है। हम लोग की फैमिली एक पुअर फैमिली होती है, फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, बच्चा भी वही काम करता है, वही कर करके अपने मम्मी-पापा को सँभालता है, हमको भी सँभालता है, बच्चों को भी सँभालता है। तो एक लड़के की ज़िम्मेदारी बहुत सारी हो जाती है इंडियन बच्चे की, तो वो चीज़ लेके चलनी पड़ती है। इट्स रियली ब्यूटीफुल भाई, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर होते होते ये चीज़ का भी ख्याल रखना कि मुझे कहीं ना कहीं मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, या स्पेशली बड़े बेटों के साथ तो ये मतलब ये तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है। सो बट या इन जनरल। तो बताऊँ, आई एम रियली ब्लेस्ड पर्सन कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करने के पहले,
मैं बॉडी बिल्डिंग करने के पहले से ही मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, लाइक फ्रॉम एज ऑफ 13 से ही मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि इतने कम एज में भगवान ने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि भाई तुझे फैमिली को चलाना है। तो उस वजह से आज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आप सबको गाइड कर सकता हूँ कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या-क्या चीज़ करनी पड़ती है। भाई मनोज भाई, इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आया। मैं कल सोच रहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि कुछ किसी को कुछ बोलने से पहले यू शुड अचीव समथिंग हुँ, मैं इसी बात पे कह रहा था, आज की डेट में ना, जस्ट लिविंग लाइफ फॉर लाइक, अगर तुमने 20 साल ये धरती पे या इस दुनिया में जिंदगी गुजारी है, वही एक हुँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। बहुत बड़ी, लाइक बहुत बड़ी। क्रेजी, लाइक यू सी कितने एक्सपीरियंसेस एक आम आदमी भी गो थ्रू करता है। एक परसों मैं आपकी वो वीडियो देख रहा था, वो आप न्यूज़पेपर हुँ, अरेंज कर रहे थे। आई वाज लाइक भाई, जिस इट डज नॉट मैटर कि ये बंदे ने पता नहीं क्या हासिल किया है जिंदगी में, अगर इसने जिंदगी जी है ये दुनिया में, आज की दुनिया में सक्सेसफुली, अगर ये बंदा जी रहा है, वही एक बहुत बड़ी बात है, और सो सुकून है लाइक भाई, मतलब लिटरली मैं या वो तरुण भाई आए थे, तो तरुण भाई की आए थे तो उन्होंने बोला कि चलो इंटरव्यू करते हैं ना, तो बोला ठीक है। तो बोले यार इंटरव्यू तो हम तो हर रोज़ करते हैं। तो रात को 1 बजे मेरे जिम में आए, तो 1 बजे जिम में आए तो भाई अभी 1 बजे में तो आपको क्या दिखाऊँ मुंबई में? एक तो मैं आपको सीलिंग दिखा सकता हूँ, या फिर मैं आपको मरीन लाइन दिखा सकता हूँ, या फिर आपको हवा घुमा सकता हूँ। तो वो मरीन लाइन से हम घूमते-घूमते आ रहे थे मेरे घर की तरफ, तो घर पे मुझे छोड़ना था उनको। तो मैंने उनको ऐसे ही बताने बोला कि यार मैं इधर बच्चा था ना छोटा, तो मैं यहाँ पे बैठ के पेपर लाता था, जैसे बच्चे लोग डाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये तो लोगों को मालूम पड़नी चाहिए कि आपने कैसे काम किया और कैसे काम करते थे, या फिर आप वो काम करते थे तो कोई अभी भी आपको एक्सपीरियंस है। मैंने बोला कि एक-एक चीज़ जो मैंने आज 15 साल पहले की थी, वो आज भी मेरी स्पीड से लेके वो डालने का तरीका भी ना आपको मेरा सेम ही मिलेगा आपको। आपको ट्राई करना, और मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं उनको वहाँ पे लेके गया, मैंने पूरा उनको दिखाया कि पेपर लाइन ऐसे पेपर आते हैं कि हम बच्चे लोग यहाँ बैठते हैं, सब अलग-अलग करते हैं। फिर उनको मैं डाल के बताया, वो स्पीड थी, वो स्पीड कहीं न कहीं मेरी थोड़ी कम होती है। ऑब्वियसली मेरे को अभी 15 साल हो गए वो काम करके, तो थोड़ी-सी मेरी स्पीड कम रहेगी, बट फिर भी दैट स्पीड इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल स्पीड है। अभी भी मेरी स्पीड है वो। तो वो भी काम आज भी मैं कर सकता हूँ, और मुझे उस चीज़ का कोई गिला-शिकवा नहीं है लाइफ में। अगर कुछ भी हो जाए आगे आगे फ्यूचर में, कुछ भी अगर ऊपर वाले ने चाहा कि भाई अभी तुमको फिर से एक बार वो काम करना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर इट। क्योंकि लाइफ का रूल ही होता है कि आपको जो भी आपके ऊपर काम पड़े, वो आपको स्वीकार करना है और आपको उसको 100% देना है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मनोज भाई। um, इस पॉडकास्ट में हमने एज ऑफ नाउ जितनी भी बातें की हैं, मुझे पता है कि ये बहुत एक मेंटल साइड और एक डीप तरफ में गया, जहाँ पे हाउ टू बी स्ट्रांग, हाउ टू गो हुँ, थ्रू, हुँ। या ऐसा क्या होता है कि जो बंदा इसके थ्रू जाता है उसके लिए क्या है फिजिकल, और जो कॉम्पिटिशन और बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी बात की, लेकिन उतनी नहीं की जितना उसके बारे में की। नहीं, बट नहीं, अच्छा है ना, बॉडी बिल्डिंग के बारे में हम तो ऑलवेज़ बात करते हैं। सारे यूट्यूबर ऑलवेज लेके या बैठ जाते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग क्या किया, कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन जो मेरी जर्नी है, जो मेरी लाइफ़ की जर्नी है, सबको पता है कि यार चलो मैं छोटी फैमिली से आया हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्क किया। बट मेंटल स्ट्रेस के अंदर मैंने कैसे अपने आप को मैनेज किया, वो मैं लाइफ़ का जो मेरा जो एक ब्लैक पार्ट था, वो सबको तो शेयर नहीं करूँगा, सबको तो जाके बताऊँगा मैं, यार भाई सुन ना मेरे साथ में ऐसा हुआ था भाई, सुन ना मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो बोलेंगे पागल है क्या? क्या पागल की तरह बता रहा है हमको, क्यों बता रहा है भाई? तो ये चीज़ को पॉजिटिव वे में कैसे हम लोग आज कवर कर सके, और आपके थ्रू मैं अच्छे से कवर कर पाया, और उस नेगेटिव पार्ट को मैं आपके थ्रू लोगों तक पॉजिटिव वे में पहुँचा पाया कि लाइफ में अगर आपको कोई भी दिक्कत ऐसे आती है तो डरने की बात नहीं है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो, उसके आप शरण में चले जाओगे ना, डेफिनिटली आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएगी। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मनोज भाई। जाने से पहले, इफ अगर आप व्यूअर्स को बोलना चाहोगे, आप किसी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं या आपकी कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बोलना चाहोगे तो प्लीज गो अहेड। भाई मैं ब्रांड एम्बेसडर काम करता हूँ। एक सप्लीमेंट ब्रांड है ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन, उसके बाद जो मैं अभी टी-शर्ट पहना है ट्रांसफॉर्म, उसके बाद राइट बाइट मैक्स प्रोटीन का जो बार आता है, उसके साथ मैं एसोसिएट हूँ। एक इक्विपमेंट ब्रांड है पावर मैक्स करके, उनके साथ एसोसिएट हूँ। उसके बाद केंजो जिम करके एक ब्रांच के चेन है, जिसके वो लोग फ्रेंचाइज़ी देते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द प्रीमियम जिम हमने चेंबूर के अंदर बनाई है, जिसमें हमने कम से कम 3 करोड़ का खर्चा किया हुआ है। उस जिम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उसके बाद जो अकेडमी होती है,
जो फिटनेस अकेडमी होती है जिसमें ट्रेनर बच्चे लोग तैयार होते हैं, उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो 5-6 कंपनी टचवुड मेरे पास है अभी, और आई एम हैप्पी इन माय हैप्पी विद माय लाइफ, व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ, जैसा भी चल रहा है। और एक-एक दिन और जितना भी दिन मैं जीता हूँ लाइफ में, फ्यूचर में, थैंक यू, ऑलवेज़ मैं थैंकफुल रहूँगा भगवान का और बॉडी बिल्डिंग का, कि बॉडी बिल्डिंग ने मुझे आज इतना कुछ दिया है। वाओ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आपको होपफुली आज का कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी। हाउ डिड यू लाइक इट? बहुत मुझे मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट इंटरव्यू था ये। ऑलवेज लोगों ने इस 2 साल में एक मनोज पांडे की नेगेटिव साइड ऑलवेज ऊपर रखने को ट्राई किया है। क्योंकि लोग थोड़े से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं कि किसी बंदे की नेगेटिव साइड दिखा दो और फिर उसके ऊपर व्यूज़ ले लो, या फिर उसके ऊपर आप पैसे कमा सकते हो। बट मुझे लगता है कि एक बंदा जो होता है, वो एक कोई भी बंदा हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। बट आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो, वो आपकी थिंकिंग क्या है, उस पे डिपेंड करती है। बट इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे लगता है कि एक नेगेटिव साइड को भी आपने बहुत अच्छे से मुझे पॉजिटिव वे में लोगों को एक्सप्लेन करने को लगाया, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने बहुत अच्छे से मुझे टाइम दिया, मेरा प्रॉपर टाइम दिया कि आप अच्छे से मैं बात कर सकूँ अपने व्यूअर्स हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और उन सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और सभी को बताना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी बिलोंग करो, आप कहीं से भी आते हो, कैसे भी फैमिली से आते हो, आपका गॉड फादर है या नहीं है, तब भी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। वर्किंग हार्ड, बिलीव इन गॉड एंड गो अहेड। That's so That's so beautiful. So beautiful. So guys, guys, that's that's Desi Desi Muscle Muscle podcast. podcast. I I hope hope आप आप जिसने जिसने भी भी ये ये देखा देखा इस इस पॉडकास्ट से कुछ टेक अवे करोगे, आप अपने थॉट नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। जो भी सारे चीजें मनोज भाई ने अभी बोली, उनकी कंपनी सारे लिंक्स इनके पेज पे भी हैं, आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में है सारी चीजें, हमें जहाँ फॉलो करना है आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, टू शेयर, क्योंकि इससे यही हमारा ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर तो नहीं है, लेकिन इन अ सेंस की जो इमोशंस इससे आती हैं, बस वही हमारे लिए बहुत है। बट अदर देन दैट, until next time, that's Desi Muscle podcast. Tata, bye bye, शब बखैर। थैंक यू सो मच। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.